अच्छा जी। सलाम और नमस्कार दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं एक्स मुस्लिम अरीशा राजपूत का चैनल। आज काफ़ी दिनों बाद मैंने जो है वो लाइव स्ट्रीम की है और आज हमारे साथ हमारे एक खास मेहमान मौजूद हैं इंडिया से, एडवोकेट देव लोहान साहब। और आप देख सकते हैं कि आज का जो हमारा टॉपिक है, वो हमने काफ़ी डिफरेंट भी रखा है और काफ़ी अहम है, जिस पे आजकल काफ़ी खबरें चल रही हैं, कैसे एनसीईआरटी ने अपने सिलेबस को तब्दील किया है और जो हमारे खित्ते की असल हकीकत है, जो उसकी असल हिस्ट्री है, उसकी तरफ अब उजागर करेंगे लोगों को, उसका ध्यान लोगों का उस तरफ हम डालने वाले हैं और उनको असल हकीकत बताने वाले हैं। पहले आपने देखा होगा, ना सिर्फ अगर पाकिस्तान की हिस्ट्री की बात करें या हम इंडिया की भी हिस्ट्री की किताबों की बात करें, तो उसमें जो फॉरेन इन्वेडर्स थे उनको बहुत अच्छी उसमें दिखाया जाता था, लाइट में उनको बड़ा बढ़ा चढ़ा के उनकी फतूहात को बताया जाता था, उनके किरदार को बहुत ग्लैमराइज करके बताया जाता था और हकीकत छुपाई जाती थी। और बड़ी अजीब बात यह कि जो हमारे एंसेस्टर्स थे, जिनका खून हमारी रगों में दौड़ता है, उनका जिक्र नहीं मिलेगा हमारे हिस्ट्री की किताबों में। उनकी उनके बारे में हमें नहीं बताया जाएगा कि उन्होंने कैसे इस खत्ते को बचाने के लिए अपने जानें भी गंवाई, उन्होंने कितनी कुर्बानियां दी, उस हवाले से कहीं जिक्र नहीं मिलेगा। तो उसको ही अब तब्दील किया जा रहा है भारत में। और मैं तो चाहूंगी कि पाकिस्तान में भी ऐसा हो, लेकिन अगर पाकिस्तान में ऐसा हुआ तो फिर बात वही है कि मुसलमान कौन रहेगा, तो इसके ऊपर भी जो है मतलब सोचना पड़ेगा। तो ज़ाहिर सी बात है, पाकिस्तान में तो ये बड़ा मुश्किल है ऐसा हो, लेकिन ऐसा होना चाहिए, क्योंकि जो हकीकत है वो आप छुपा नहीं सकते, आप उसकी जितनी मर्जी कोशिश कर लें। तो आज इसी हवाले से हम बात करेंगे और आपको बताएंगे कि मुगल, जिनके बारे में बहुत बढ़ा चढ़ा के, जिनको बहुत ग्लोरीफाई किया जाता है हमारी तारीख की किताबों में, उनकी थोड़ी असलियत हम आपको बताएंगे। वो बातें जो डार्क रियलिटी है, जो हमसे छुपाई जाती है, ताकि इस्लाम के लिए जो है एक हमारा जो पॉजिटिव जो हमारे व्यू है वो कायम रहे। ठीक है, और हम जो स्पेशली पाकिस्तानी मुसलमान हैं, हम मुसलमान बरकरार रहे। तो इस वजह से जो है वो हमारे जो हीरोज हैं, जो हमारे एंसेस्टर्स हैं, उनको विलेनाइज किया जाता है और जो मुगल हैं, जो फॉरेन इन्वेडर्स थे, उनको बहुत ग्लैमराइज करके दिखाया जाता है। तो जी देव लोहान साहब, कैसे हैं आप? मैं बहुत बढ़िया हूँ ऋषा जी। और आपने एक चीज नहीं बताई ऋषा यहाँ पर कि हमने ये खुला अखाड़ा सजाने की कोशिश यस, करी थी। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। और हम चाहेंगे कि कोई अगर जॉइन करना भी चाहता है, जैसे अभी ये एक चीमा साहब है, इनका कमेंट आया हुआ है कि हाउ टू जॉइन। अगर कोई मुगलों के हवाले से बात करना चाहता है, उनकी हमें हमारे लिए काउंटर आर्ग्यूमेंट अगर कोई देना चाहता है, क्योंकि हम तो यहाँ पे उनकी जो डार्क रियलिटी है, जो हकीकत है, हम उसको खोलेंगे। लेकिन अगर कोई मुगलों के हवाले से बात करना चाहता हो और कुछ उनकी तारीफ करना चाहता हो, तो वो भी हमें ज्वाइन कर सकता है। तो फिर हम इस पे जो है वो अपना आर्ग्यूमेंट रखेंगे। तो कम सबको से कम खुली दावत है। जी। कम से कम पाकिस्तान में तो ऐसे लोग होने चाहिए ना, जो मुगलों के सिर पर सलार बनकर मुगलों के इस झूठे आडंबर की सुरक्षा कर सके, इसकी रक्षा कर सके। मैं बड़ा हैरान ना, मेरे को लगा था कि जैसे ही हम ये खुले अखाड़े की बात डालेंगे तो बहुत सारे ऐसे पैबंदकार वहां पर खड़े होंगे जो आकर मुगलों की इज्जत को थामेंगे। लेकिन ये बड़ी यकीनन एक सुकून की चीज है कि कोई भी खड़ा नहीं हुआ, क्योंकि सबको पता है कि कुल मिलाकर जो माहौल था, जो बातें थी, जो इतिहास था, वो ये था कि जो मुगल थे वो उठाई गिरे थे। हम्म, हमारे यहाँ इनको कहते हैं उठाई गिरे। हम्म, और इन उठाई गिरों को जब आप अपना हीरो बनाकर पढ़ेंगे और जब सल्तनतें आपको इनको हीरो बनाकर पढ़ाना शुरू कर देंगी, तो फिर आपकी आपकी जो सभ्यता होगी, आपके जो सिटीजन्स होंगे, वो कैसे बनेंगे? हम्म, उठाई गिरे ही बनेंगे। बिल्कुल। मनमोजी शर्मा जी जय हिंद वंदे मातरम कहते कह रहे हैं। अच्छा, शर्मा जी जय हिंद वंदे मातरम। और ये एक संयुक्त उपक्रम है, जिस संयुक्त उपक्रम के अंदर दैनिक अंगारा और एक्स मुस्लिम हरीश राजपूत का चैनल जो है वो कोलैबोरेट होकर ये सारी चीजें कर रहा है। तो हम दोनों ने बड़ी कोशिशें करी कि कोई ऐसा आदमी मिले जो आकर इज्जत बचाने की कोशिश तो करे इन मुगलों की, लेकिन कोई भी नहीं मिला। चीमा यूएसए कह रहे हैं हाउ टू ज्वाइन। ब्रदर, उड़ना आता है? उड़ना उड़ना नहीं, आता है आप तो ये उड़ भी के आ बता दें, जाओ। कंफर्म करें आप मुसलमान, अगर तो आप मुसलमान है तो प्लीज आप ज्वाइन करें, ताकि हम आपके साथ थोड़ा आर्ग्यूमेंट कर नहीं, आप सकें। पहले, हाँ वैसे आप अपने कमेंट यहाँ पे लिख भी सकते हैं, आपको अगर कोई जी बिल्कुल। तकल्लुफ है इन चीजों से तो आप इनको रख सकते हैं।
तो आप इनको सामने रख सकते हैं। तो हमारा जो मानना है, और हमारा हमारा नहीं है, ये जो यकीनन तौर पर एक जो इतिहास है, देखिए 2 या 3 जगह ही उत्तर भारत के अंदर जो मुगलों के बड़े जत्थे देखे गए, वो 2 या 3 जगह ही देखे गए। एक इनका जत्था रहता था आगरा के पास में, जहां पर तेजो महल्य स्थित है। इस तेजो महल्य का नाम बाद में ताजमहल कर दिया गया। तो तेजो महल्ले के पास में एक जत्था इनका रहता था, उसके बाद एक जत्था इनका दिल्ली रहता था, उसके बाद सीधा सरहिंद रहता था, और सरहिंद के बाद सीधा लाहौर रहता था। यही मोटा मोटी इनके 4 बेस थे, जिन 4 बेसों पर इनके जत्थे मिलने की बातें की जाती हैं। दिल्ली के लाल किले से मात्र 2 और 3 किलोमीटर के अंदर खास तौर पर जाटों के और गुजरों के और राजपूतों के गांव, बहुत पैबंद गांव हैं, और वहां खापे हैं, बहुत बड़ी बड़ी खापे हैं। उन खापों को कभी भी, आज भी सोरम के अंदर लिखित में इतिहास है ये, सोरम के अंदर कि जितने भी मुगल सो कॉल्ड बादशाह हुए, ये मुगल सो कॉल्ड बादशाह सोरम जाते थे, और सोरम के अंदर अपना पहना हुआ पगड़ी रख के आ जाते थे। घर की पगड़ी कहीं रख के आ जाना क्या मतलब निकलेगा, इसका सिंबॉलिक मीनिंग क्या निकलेगा? इसका सिंबॉलिक मीनिंग निकलता है कि भैया मैंने अपनी इज्जत जो है वो आपके यहाँ पे रख दी है। और जब आप इन मुगलों को थोड़ा सा सिलसिलेवार ढंग से पढ़ना शुरू करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि दीज मुगल्स आर नन मोर देन द ब्रोथल रनर्स। ये ब्रोथल चालू रखते थे, ये चकले चलाते थे। और इनके चकले चलाने में जितने अकबर के यहाँ पे कितनी औरतें थी, अकबर के हरम हरम में 5,000 औरतें थी, बाबर के हरम में इतने हजार औरतें थी, औरंगजेब शाहजहां के हरम में इतनी इतनी हजार औरतें थी। वो क्या करते थे उन औरतों का? आज भी जब हम मोगल्स कहते हैं, मीडियम मोगल्स, तो वो मीडियम मोगल से ही तो मुगल शब्द निकला है। ये सर्कस दिखाने वाले आदमी, ये चकले चलाने वाले आदमी, इनका अगर इतिहास आप एक तरह से अपना इतिहास, इनका एक जो ये पूरे का पूरा मनोरंजक कथाएं हैं, इनको इतिहास बनाकर पढ़ोगे, तो कैसी पॉपुलेशन आपके यहाँ पर होगी? वैसी ही पॉपुलेशन होगी जैसी आज पाकिस्तानी पंजाब में पैदा हो रही है। सारे नल्ले, लगभग लगभग गे, ठीक है, लौंडा कल्चर को मानने वाले, मुजरे करवाने वाले, और गरीब। आज क्यों पाकिस्तान इतना गरीब है? क्योंकि मुगलों ने कभी इनको कमाना नहीं सिखाया। मुगलों ने सिखाया कि चकले चलाओ, चकले, चकलों में अच्छी। और चकले चलाते क्यों थे? हमें कहीं ना कहीं फाइनेंशियल एंगल्स भी वहां पर देखने होंगे कि इनका क्या वजह क्या थी इनकी। उस टाइम पर किस चीज की मार्केट सबसे ज्यादा थी, जिस चीज को ये सबसे इजीली सेल आउट कर सकते थे? तो हमें मिलेगा कि उस टाइम सबसे बड़ी मार्केट खड़ी होती है ओपियम की, अफीम की। क्योंकि ये जो ट्रेड इम्बैलेंस था चाइना और यूरोप का, वो बहुत ज्यादा इम्बैलेंस हो चुका था। और उसके अंदर चाइना जो है वो बहुत बड़ी मात्रा में चाय बेच रहा था, सिल्क बेच रहा था, लेकिन यूरोपियंस के पास तो बेचने के लिए कुछ था ही नहीं। यूरोपियंस क्या बेचते? यूरोपियंस ने बेचना शुरू किया वहां पर ओपियम, अफीम। लंबे टाइम तक उन्होंने अफीम बेचा, और वो अफीम उनको यूरोपियंस को प्रोवाइड कौन करवाता था? यही मुगल। कैसे प्रोवाइड करवाते थे? इन्होंने 5-5, 6-6 हजार औरतें अपने हरम में रख रखी थी, और उन औरतों के साथ जिस्मानी संबंध बनाने के बदले में अफीम लेते थे यहाँ के लोगों से। और यहाँ के लोग अफीम देते थे, और अपने जो भी उनकी जिस्मानी जरूरतें हैं वो पूरी करते थे। उनके जो बच्चे पैदा हो जाते थे, उन जो हरम के अंदर इनके दासियां थी, हरम के अंदर क्या कहेंगे उसको, उर्दू में क्या कहते हैं? तवाइफे होती थी, रखेल होती तवायफ थी। थे, राइट राइट, कनीज भी रखेल। कहते थे ये लोग उनको, मुगल कनीज क्या हैं कहते वहाँ। कनीज भी बोलते थे मुगल। कनीज। तो कनीजों के जो बच्चे पैदा हो जाते थे, उन बच्चों के दम पर फिर सेनाएं बनाई जाती थी कि अब इन बच्चों का क्या करें? जो कुछ भी करने लायक नहीं था, सुंदर नहीं था, उसको सेना में डाल दिया जाता था। जो थोड़ा सा सुंदर बच्चा होता था, उसको वहीं पर लौंडा कल्चर करके और उसको भी काम पे लगा दिया जाता था। क्योंकि इनके यहाँ तो गेइज्म का बहुत बड़ा कल्चर आज भी आपको देखने को मिलता है, कि ये तो बच्चों का लौंडा कल्चर जो है, आज भी पाकिस्तान के अंदर लौंडा कल्चर यूं का यूं जीवित है।
DW नाम का एक बहुत बड़ा चैनल है, यूरोपियन चैनल है DW की। अभी इसी लौंडा कल्चर के ऊपर बहुत अच्छी डॉक्यूमेंट्री आई है, द लौंडाज ऑफ पाकिस्तान। तो वहां पर तो आज भी ये खुलेआम आप देखेंगे मदरसों के अंदर, जब आपके मौलाना वहां पे पढ़ा रहे होते हैं, तो वहां पर वो जिस तरह की हरकतें करते हैं अपने स्टूडेंट्स के साथ, वो ऑन कैमरा ऑन रिकॉर्ड दर्ज होती है सारी चीजें। यही चीजें ये उस टाइम करते थे। जो और थोड़ा सा सुंदर होता था उसको शाही हरम के लिए रख लिया जाता था कि तू तो तेरी सेवा राजा लेगा। जब वो राजा थोड़ा सा बूढ़ा हो जाता था वो जो था, तो उसको खुसरा बना के उसको कहीं ना कहीं अपने इस्लाम को फैलाने के लिए भेज दिया जाता था कि अब तू खुसरा बन गया है, अब तू जाके इस्लाम, क्योंकि तो बूढ़ा हो गया, हमारे तो किसी काम कर रहा नहीं है। लेकिन इसी के बीच में इनको जिस तरह से दिखाया गया कि भाई ये तो बहुत बड़े बड़े, अबे ये टेंट में रहते थे, टेंटों में रहते थे। ये जो टेंट होते हैं ना, बड़े बड़े टेंट, और मोस्टली मोस्टली इनके पास घोड़े बहुत होते थे। ये सर्कस दिखाने का काम करते थे उत्तर भारत के अंदर। इनके सर्कस के कारनामे थे और उस सर्कस के थ्रू ये भीड़ जोड़ते थे, और उस भीड़ को फिर ये अपने ब्रोथल तक लेके जाते थे, अपने चकलों तक लेके जाते थे। और वहां पर कोई भी मिल गया, वरना लाल किले के अंदर जब आप घुसोगे, बाजार लगाने का क्या मतलब है? कोई और राजा, आप खुद यूरोप में रह रहे हैं, यूरोप के अंदर आज भी बहुत बड़ी अरिस्टोक्रेसी है। वहां पर राजघराने आज भी, क्या किसी महल में, किसी किले में आपको बाजार मिलता है? इनके सारे के सारे किलों के अंदर ही बाजार थे, अंदर ही इनके चकले थे। दिल्ली जाओगे तो जीबी रोड कहाँ है? लाल किले के पास में है। जितने भी लाहौर जाओगे तो भिंडी मार्केट कहाँ है? इन्हीं के किलों के पास में है। जितने भी चकला घर थे वो सारे के सारे चकले जो थे वो मुगलों के किलों के बिल्कुल पास में थे, क्योंकि मुगलों का धंधा ही वो था। सही बात है, ऐसे ही ऐसे ही। और अभी भी हाँ आप तो देख रहे हैं कि ये जो पाकिस्तान में ये जो मुजरा कल्चर इनका चला हुआ है, तो उसमें जो लोग परफॉर्म करते हैं, जो मतलब आप जो क्या कहते हैं, जो जोक भी करते हैं जो लोग, उनको क्या कहते हैं पंजाबी जबान में, वो एक भांड भांड कहते हैं, वो होते हैं। और जो औरतें जो वहां पे नाच रही होती हैं, उन सबका बैकग्राउंड वहीं से ही होता है, जो इनकी रेड लाइट एरिया है। तो ये सारे ये मुगलों ने ही उनके दम से चल रही थी ये चीजें। तो वो अभी भी कायम है पाकिस्तान में, क्योंकि उनकी आने वाली नस्लें यही कर रही हैं, उनको और तो उन्होंने कहीं लगाया नहीं किसी चीज में। यार पाकिस्तान में ना, पाकिस्तान का मतलब सिर्फ पंजाब है, पंजाब से बाहर पाकिस्तान एग्जिस्ट नहीं करता रही। हम्म, ठीक है, चाहे बलूचिस्तान चले जाओ, चाहे खैबर चले जाओ, चाहे सिंध चले जाओ, चाहे पख्तूनवा चले जाओ, कहीं चले जाओ, पंजाब के बाहर पाकिस्तान नहीं। पंजाब के अंदर ही पाकिस्तान सुरक्षित है। और पंजाब एक सेक्सुअली डिप्राइव्ड लैंड है। हम्म, वो क्यों है? इनकी वजह से आज के दिन पंजाब के आदमियों को खास तौर पर, हमारे वाला पंजाब भी जो है वो, हमारे यहाँ पर एक चौथाई पंजाब बचा है, 1/4 पंजाब हमारे हिस्से आया था, और 3/4 जो पंजाब है वो पाकिस्तान के हिस्से आया था। आज मैं उस 3/4 और इस 1/4 की ज्वाइंट बात करूं, अगर एक ज्वाइंट स्टेटमेंट पर बात करूं, तो ये दोनों के दोनों पंजाब जो सेक्सुअली डिप्राइव्ड लैंड है, इनके लिए वो कुछ भी चीज मायने नहीं रखती। ये लड़का देखते हैं तो लड़के में इनको सेक्स दिखता है, लड़की देखते हैं तो लड़की में इनको सेक्स दिखता है, नहाते हैं तो सेक्स दिखता है, धोते हैं तो सेक्स दिखता है। क्यों? क्योंकि बहुत बड़ी जो पॉपुलेशन है इन दोनों पंजाब्स की, वो उन्हीं जो कनीज हैं, उन कनीजों के ही बेटे पोते हैं ये सारे के सारे, उन कनीजों के ही घरों से निकली हुई संतानें हैं। तो ये खून का असर है। खनिजों ने लंबे वक्त तक, यार कोई 1000 साल तक मुगल यहाँ पर ये चकले घर चलाते रहे, तो 1000 साल में कितनी पीढ़ियों में चकले चलाए होंगे उन्होंने, कितनी सारी पीढ़ियों ने उनको ये सारी चीजें देखी होंगी। तो उन पीढ़ियों की जो आज की संतानें हैं, वो आज की संतानें भी यही चीज करना चाहती हैं। उनको जब और कुछ नहीं मिलता तो वो फिर मुजरे करवा के खुश हो जाते हैं। उनको जब और कोई नहीं मिलता तो वो अपनी बहन के साथ शादियां करके खुश हो जाते हैं। जब उनको कोई और नहीं मिलता तो कई बार वो अपनी माँ के साथ गलत संबंध बना के खुश हो जाते हैं। जब उनको कोई और नहीं मिलता तो यहाँ तक बकरी जो है, बकरी, वो बकरियों तक के साथ अपनी इश्क मोहब्बत की जो तकरीदें हैं वो पढ़ते हुए पाए जाते हैं, और इस चीज को बुरा नहीं माना जाता। हम्म, ये हैरानी की बात है। जी जी जी। चीमा यूएसए कह रहे हैं, डॉन यू नो इंडियन स्टूडेंट वर टॉट दैट अकबर वाज सेकुलर किंग व्हिच इज टोटली बुलशिट बिकॉज़ ही डिस्ट्रॉयड मैनी टेंपल्स एंड अदर Buddhist monasteries, a round of applause for the authorities.
Brother, right now the topic of this discussion is that the NCERT of India, जो हमारा यहाँ पे सिलेबस निर्धारित करते हैं चीमा साहब, that particular institution changed whole of the syllabus and that limit Mughal history to 2 paragraph only. और उन 2 पैराग्राफ के भी अंदर सिर्फ यही बताया गया कि मुगल जो थे वो इन्वेडर्स थे, और इन्वेडर्स से ज्यादा वो इंटरटेनर थे, जिनके यहाँ पर आने के बाद में समझ में आई कि यार मैं तो इसी चकले के दम पर ही राज भी चला सकता हूँ। इस भी राजा ने यहाँ पर बहुत सारे राजा, और इनका वो प्रभाव रहा भी नहीं। दिल्ली के सबसे पड़ोस में एक जिला है बहादुरगढ़, दूसरा जिला है सोनीपत, ये दोनों हरियाणा के जिले हैं। कभी किसी मुगल की है ना, किसी भी मुगल की, ये 7-8 मुगल राजा हुए, किसी को औकात ही नहीं थी, किसी की हिम्मत नहीं थी, किसी की हैसियत नहीं थी कि उन्होंने कभी रोहतक के ऊपर आंख उठा के देखी हो, कभी उन्होंने हिसार जींद के ऊपर आंख उठा के देखी हो, सोनीपत करनाल अंबाला के ऊपर आंख उठा के देखी हो, यमुनानगर पर आंख उठा के देखी हो, नहीं देखी। क्योंकि यहाँ पर जो जितना भी हमारे यहाँ पर था, खाप पंचायतों का दौर चलता था, और उन खाप पंचायतों के बीच में सारे के सारे बड़े खुशी खुशी रहते थे, इनका कोई असर ही नहीं था। इनको अपना धंधा करना था सारे के सारे मुगलों को, और उस धंधे में इनको तो सिर्फ ये था कि भाई मेरे पास 5,000 औरतें हैं, मेरे को तो वो आदमी चाहिए जो अपने जिस्म की भूख के चक्कर में अफीम मेरे को दे जाए और इनके साथ अपने रातें रंगीन करके चला जाए। जो राजा कहता था कि नहीं मैं ऐसा नहीं करने दूंगा, तो जो कनीजों के पैदा हुए हुए बच्चे थे, क्योंकि लड़के जो वो भी तो पैदा होते थे ना, कि सारे के सारे लड़के पैदा हो गए, तो उन सारे लड़कों को तो आप चकले में नहीं भेज सकते ना, लड़कियां तो चली जाती थी इनकी चकले में, लेकिन लड़के क्या करते थे, जो लड़का चकले में जाने लायक था उसको फर्स्ट प्रायोरिटी चकला रखते थे, सेकंड प्रायोरिटी वो वहां पे जो हरम था उसकी सुरक्षा करता था, और जो हरम की सुरक्षा करता था तो वो लड़ते थे। तो जो राजा भी कहता था कि मैं अपने यहाँ पर चकला नहीं चलने दूंगा, तो वो फिर लड़ते थे आपस में उसके साथ, उसको मारते थे, उसको कूटते थे, उसको पीटते थे। अच्छा, ये अभी जो है ना, ये पता नहीं कोई पाकिस्तानी मुस्लिम है, इन्होंने हमें ज्वाइन किया है। आप कुछ कहना चाहते हैं आज के टॉपिक के हवाले से? हम जो बातें कर रहे हैं, आप कुछ उसके आर्ग्यूमेंट में कुछ पेश करना चाहते हो बात? आपका माइक म्यूट हुआ है, इसको ब्रदर, अनम्यूट कर। नीचे एक निशान है माइक को अनम्यूट करने का, जो माइक का निशान नीचे दबा। जो अभी चलेगा, आप देखते हैं शायद दोबारा आए, शायद ज्वाइन करें। अगर करते हैं तो हाँ फिर हम हो उनसे सकता, बात करेंगे, अगर ये कुछ कहना चाह रहे तो। हाँ बड़ा अच्छा लगेगा हमें भी, जो क्योंकि हमें ये ना ये एक तो यहाँ के जो मुसलमान है, इन मुसलमानों के मन में एक बात डाल रखी है कि मुगल महान थे, इसलिए यहाँ का हर आदमी जो है वो मुगल बन जाना चाहता है, खास तौर पर मुसलमान जितने भी हैं। अब उनको ये नहीं पता कि भाई वो चकले चलाते थे, और जो उनके खुद के कनीजों के बेटे पोती थे, उन कनीजों के बेटे पोतियों को वो औरतों के नजदीक नहीं लगने देते थे, उनको बकरी दे देते थे, उनके लिए अलग से बकरियां रखी हुई थी कि कनीजों के बेटे पोतियों तुम बकरियों के ऊपर अपने एक्सपेरिमेंट चालू रखो, बाकी जो ये लड़कियां हैं ये तो मतलब दे आर काइंड ऑफ अ मनी मेकिंग मशीन फॉर अस ना, so we are not going to tolerate you on our machine, but for your sexual satisfaction what we can provide to you is a god, एंड फ्रॉम देयर वहीं से जो हैबिट ऑफ सेक्सुअल रिलेशनशिप विद गॉड्स है मुस्लिम्स के अंदर, वो डेवलप हुई है। ये तो साफ सी और सीधी सी बात है। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। ज़ाहिर-सी बात है, आप जिसको फ़ॉलो करो उसका आपके ऊपर असर होता है। अच्छा, फिर ये औरंगज़ेब को भी बहुत हीरो मानते हैं अपना। हालाँकि उसकी जो तारीफ़ है, उसने जो अपनी अपने ही बाप के साथ किया, अपने भाइयों के साथ किया, वो तो एक अलग ही कहानी है। उसके बावजूद भी भई औरंगज़ेब बहुत अच्छा था, बहुत सादा था, तो टोपियाँ भी सीता था। उसके बारे में आप क्या कहेंगे? औरंगजेब को अच्छा वही आदमी मानता, औरंगजेब ने एक बड़ी अच्छी चीज करी थी। औरंगजेब ने कहा कि भाई जिसकी माँ बहन बेटी चकले में है, उस चकले का एक हिस्सा जो है वो उसी के घर को जाएगा। उसने घर बनाया चकले को, तो लोगों को बड़ा अच्छा लगा। चकले के जो बेटे पोते थे, चकले के बेटे पोतों को लगा कि यार बहुत अच्छी बात है, चकले की एक इनकम मेरे घर भी आएगी। और वो चकले की इनकम को देते देते इतना गरीब हो गया कि वो खुद टोपियां सील सील के रोटी मांग के खाता था। औरंगजेब, औरंगजेब को नीचे बिठा रखा होता था उन्होंने चकले के जो वो बेटे पोती थे, लेकिन उस टाइम पर उन्होंने बहुत दुर्दांत अत्याचार भी शुरू किए, और वो अफीम की लूट मार में लग गए क्योंकि लोगों ने आना छोड़ दिया था। एक तो एक चीज देखी है, मैं भी जब किसी इस्लामिक मोहल्ले में जाता हूँ और जब किसी इस्लामिक बस्ती में जाता हूँ,
तो वहां एक अलग सी स्मेल आती है। वो उनके फूड हैबिट्स की वजह से हो सकती है, वो उनके लाइफस्टाइल की वजह से भी हो सकती है। तो बड़ी एक अलग सी स्मेल आती है, और वो जो स्मेल है वो हमारे लिए टॉलरेट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो जब औरंगजेब ने कहा कि तुम्हारे जो बेटे पोती है मैं उनको अलग अलग नहीं रखूंगा, तुम अपना घर बना के रहो, और तुम्हें तुम्हारी बेटी, तुम्हारी माँ, तुम्हारी बहन जितना कमाएगी उस कमाई का एक हिस्सा मैं तुम्हारे घरों में भी दूंगा, तो यकीनन तौर पर वो तो महान मानेंगे ही जिसके घर में उस टाइम पर इनकम आने लग गई थी। अब किसी के घर में इनकम आने लगी, उसको तो लगा कि पहले तो एक पैसा भी नहीं आता था, तब औरंगजेब की वजह से मेरे घर में दो पैसे आने लग गए हैं, तो औरंगजेब महान था। उनके दादा परदादा शरदादा ने बताया है उन्हें कि औरंगजेब इतना महान था कि वो जो चकले की इनकम थी उस चकले की इनकम को सारा नहीं लेता था, वो तो बहुत छोटा हिस्सा, क्योंकि औरंगजेब से पहले वाले तो सारा ले लेते थे। तो औरंगजेब ने जब मार कुटाई शुरू करी, तो औरंगजेब ने खास तौर पर हिंदुओं को पहचानने के लिए हिंदुओं को ही मारना शुरू किया, क्योंकि पैसा ही हिंदुओं के पास था। बाकी जो था वो तो सारे का सारा खुद उठाई गिरा आदमी, तो उसके पास पैसे नहीं, तो उसको लूट के करोगे क्या। उसने जजिया लगाना शुरू कर दिया और उसने लूट मार करी। हिंदुओं ने कहा कि कोई बात नहीं है, तेरे को पैसे चाहिए ना, हम तेरे को पैसे देते हैं, हम तेरे को जजिया देते हैं, कोई इश्यू नहीं है। लेकिन इसके अपने आदमियों ने औरंगजेब के साथ क्या किया, औरंगजेब के साथ तो बहुत गंदी और बहुत दुर्दांत हरकतें करी है। उसको तो लास्ट में टोपी सीलने पर मजबूर किया गया कि कमीन कुत्ते, उसको गालियां देते थे कि नीचे बैठो और तू टोपियां सील वरना तेरे को खाना नहीं देंगे। वो एक टोपी नहीं सीलता था तब तक उसको खाना नहीं मिलता था शाम को। और औरंगजेब के बाद तो लगभग लगभग मुगल साम्राज्य जो खत्म ही हो गया था। औरंगजेब के बाद तो बचा भी नहीं था मुगल साम्राज्य, क्योंकि औरंगजेब ने जो कनीजों के बेटे पोती थे, कनीजों के बेटी पोतियों को खुला छोड़ दिया, और उसने कहा कि जाओ, जाकर जो तुमने करना है वो तुम कर सकते हो, और ये चकले अब तुम चलाओ। अब उसको ये नहीं पता था ना कि जब ये चकले चलाएंगे तो उस चीज का साइकोलॉजिकल इफेक्ट क्या निकलेगा, और उस साइकोलॉजिकल इफेक्ट के अंदर ये फिर रिएक्ट क्या करेंगे, क्योंकि ह्यूमन साइकोलॉजी भी तो अपनी जगह काम कर रही होती है ना ऋषभ। बिल्कुल। तो औरंगजेब तो वैसे ही, मतलब बाकी सारे मुगल तो उठा ही गिरे थे, औरंगजेब जो था वो ठठेरा भी था, उठा ही गिरा ठठेरा था। तो एक वो होता है ना कि बाकी सारे तो सिर्फ जलील थे, औरंगजेब थूका हुआ जलील भी था। औरंगजेब ने अपने बहुत जवानी के दिनों में इतने गंदे से गंदे काम करके देख लिए थे अपने, चाहे वो रजा को मरवाना हो, मुराद, इसके जो तीन भाई थे, ये रजा, मुराद और एक और था, रजा था, मुराद था, और अमीर, अमीर खुसरो, नहीं अमीर खुसरो नहीं, एक और था वो, उसको बड़ा ठीक ठाक सा मानते हैं इसके भाई को, जिसके बाद में इसने पकड़ पकड़ के हत्या करी। और इसने सिर्फ उनको मारा मारा नहीं, उनकी बीवियों को इसने चकले पे बिठाया। उनकी बीवियों को चकले पे बिठाने के बाद उनकी बीवियों से जो पैसा कमवाया, अपने बाप के साथ जो इसने किया, तो उसका पाप तो भुगतना था ना यार। अब कोई भी आदमी कुछ भी, आयुष्मान यूट्यूबर हमारे साथ में जुड़े हैं, इनके साथ भी वही इश्यू है कि इन्होंने भी अपना जो माइक है वो सेटल नहीं कर उसको सकते। अच्छा अनम्यूट आयुष्मान कर भाई, दे आयुष्मान। आप अनम्यूट करें अपने आप को, और अगर आपका भी कोई सवाल, कोई जवाब, कोई धारणा, कोई कुछ भी दृष्टिकोण कुछ भी हो तो आप भी बता सकते हैं ब्रदर। ये है भाई का नाम इसके ना दारा शिको था मेरे ख्याल से, औरंगजेब का। दारा शिको, राइट, वेरी मच हाँ, राइट, दारा शिको। दारा। वैसे तो दारा शिको भी उठाई गिराई था, दारा शिको की भी कोई ऐसी खास वो नहीं थी। और ये ना जब सर्कस करते थे तो ये मोगुल्स थे। आज भी जब आप वेस्ट में जाओगे और आप देखोगे मीडिया मोगुल, कौन है मीडिया मोगुल, ये मीडिया मोगुल है। तो वो मीडिया मोगुल इन्हों से ही बना था कि ये अच्छे अच्छे ना कार, ये क्यों इतने कपड़े पहनते, कि आप खुद हरियाणा से हैं, ठीक है, मतलब हरियाणा से, आप जो पाकिस्तानी पंजाब है वो भी आज से 150 साल पहले हरियाणा का ही हिस्सा जी था, ठीक है। तो जी। आप खुद हरियाणा से, हमारे यहाँ पर जो आबो हवा है वो थोड़ी गर्म है, लेकिन जितने भी मुगल थे वो कितने कपड़े पहनते थे, कभी देखा है उनके कपड़ों को? हाँ हाँ, वो तो वो बिल्कुल ऐसे जादू फ्रॉक की दिखा, तरह पहनते थे कपड़े। फ्रॉक के साथ नहीं, वो बहुत सारे कपड़े पहनते थे क्योंकि वो जादूगर थे। वो यहाँ से कबूतर निकाल के दिखा दिया, यहाँ से फूल निकाल, अब इतने सारे कपड़े होंगे तो बहुत सारी चीजें निकल सकती है ना। बिल्कुल। अब इतने सारे कपड़े पहनते थे तो कपड़े उतारने का करतब दिखाते रहते थे। और जितने अंग्रेजों के पुराने आप देखोगे, वीडियो देखोगे और इनके फोटोग्राफ्स देखोगे, तो उन फोटोग्राफ्स में इनके टेंट लगे हुए हैं, बड़े बड़े तंबू लगे हुए हैं। इनके तंबू लगते थे हर शहर में, और वहां पर ये लंबे टाइम तक अपना सर्कस दिखाते थे, सर्कस के साथ में अपने चकले चलाते थे। सन्नी चीमा भाई यूएसए से हैं जी और वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जी, तो तब सन्नी तक हम चिन्नी। सन्नी भाई का कोई
कमेंट ले लेते हैं। हेलो। जी, हेलो। जी, सन्नी भाई, क्या कहना चाहेंगे आप आज के हवाले से, आज का टॉपिक के हवाले से कुछ बताना चाहें आप, मुगलों की जी जी तारीख के आपको बारे जी में? जी मैम कैसे हैं आप? सबसे पहले तो कैसे हैं आप? जी, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? जी मैम मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और ये हमारे एडवोकेट हैं एक देव लोहन। आप सर कैसे हैं? भाई मैं तो ठीक ही रहता हूँ, मेरा तो कुछ नहीं बिगड़ता चीमा साहब। मुझे तो ऐसे लग रहा है हमारे आपसे नाराज हरियाणा में थे एक और आप। कहावत है हाँ बिल्कुल। कि लो लो तक खोटा। तो भाई मैं तो लो तक खोटा हूँ। हमारा तो यार महादेव की कृपा है मेरे ऊपर, और मैं सदा बहुत आनंद मंगल मौज में रहता हूँ ब्रदर। बहुत अच्छा लगा आपने पूछा। आप जी कैसे हैं? जी हम वही दोनों आप। में से किसी ने भी नहीं पूछा। नहीं नहीं भाई मैं बिल्कुल ठीक हूँ और आप मौज काटो भाई। आप इधर ना। और मैं इसके रिलेटेड मैं बोलना चाहता हूँ, जैसे आपने बताया ना कि आपके इंडिया में इधर सिलेबस चेंज किया आपकी गवर्नमेंट ने, जिसमें से हाँ मुगल जी, हाँ जी। हिस्ट्री जुड़ी है वो बिल्कुल ही रिड्यूस कर दी उन्होंने। तो मैं इस ये जो सबसे ज्यादा चीज जिसका ये सबसे ज्यादा अपने मतलब अपना फ्लैग रेज करते हैं वो ये है कि मुगल आर्किटेक्ट के बारे में। हुँ, ये मैं सच बताऊं आपको, मुगल आर्किटेक्ट नाम की कोई चीज ही नहीं है। ये सिर्फ वेरी बुलशिट मच है, ये राइट। फेक है। इन्होंने ये जितने भी आप देख रहे हैं, ताजमहल हो गया, ये जो भी मीनार इन्होंने बना के रखे ना सर, ये सारे ग्रीक और पर्शियन जो आर्किटेक्चर है ना उधर से कॉपी की हुई है। और मैक्सिमम मैक्सिमम जो इन्होंने उठाए हुए हैं ये सारे रोम से उठाए हुए हैं, पता आपको ये चीज? हुँ, बिल्कुल, बिल्कुल। इसका जो आर्किटेक्ट आर्किटेक्ट निकलता है ना चीमा साहब, जब आप जी जी। आईवीसी का आर्किटेक्ट देखेंगे, लंबे टाइम तक हमारे इतिहास को खोदने नहीं दिया गया और लंबे टाइम तक हरियाणा को हरियाणा बनने नहीं दिया गया। जब भी हरियाणा हरियाणा बनता है 1966 के अंदर आजाद, बाकी सारा देश जो है 1947 में आजाद हुआ था, हरियाणा 1966 में आजाद हुआ था। तो हरियाणा के अच्छा। अंदर जब हमने आईवीसी इंडस वैली सिविलाइजेशन को खोद के देखा, तो उस इंडस अच्छा। वैली सिविलाइजेशन में 7,7 हजार साल पुरानी, विश्व की सबसे पुरानी जो उस इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर विश्व की सबसे पुरानी इमारतें हमें मिली हैं। 7,7 हजार अच्छा। साल पुरानी और 60-60 मीटर ऊंची, 60 मीटर ऊंची। यानी कि वक्त के ये- साथ 6-7 हजार साल सहने के बाद भी आज भी वो दीवारें जो हैं वो 8 हजार, मतलब 60 मीटर 70 मीटर तक ऊंची हैं। नीचे से जब उनका सार आप देखोगे, यानी कि बेस देखोगे, तो वो बेस बेस उनका 5-5 मीटर का चौड़ा है। और जो पर्शिया की आपने बात करी, पर्शिया का जो ओरिजिनल नाम था वो था आर्याना, जिससे बाद में ईरान बना। और आर्याना और हरियाणा जो जितने भी गोत्र वहां पर हैं, पर आर्याना के अंदर, वो चहल गोत्र है, वो हमारा अपना यहाँ का सनातन का गोत्र है। वहां पर लोहान बहुत सारे हैं, वो हमारा खुद का है। नैन बहुत सारे हैं, वहां पर माता करुण है, एक नदी है वहां पे करुण माता। तो करुण नदी के दोनों तरफ जो है, वो दोनों तरफ के जो गोत्र और जो उनकी परंपराएं देखेंगे, वो भात भरते हैं। भात भरने के साथ साथ में उनके गीत, जब आप वहां पे एक डायरेक्टर हैं जिनका नाम माजिद मजीदी है, माजिद मजीदी की फिल्मों में जब आप उनका लोकल म्यूजिक सुनेंगे, तो वो लोकल म्यूजिक हूबहू हरियाणा जैसा है। तो वो पर्शियन आर्किटेक्चर हमारा ही आर्किटेक्ट था, वो किसी और का नहीं था। वो कुरु की धरती कहा जाता है आज भी, जिस कुरु की धरती में सप्त सिंधु एक वक्त पे कुरु की धरती थी, सारा पंजाब जो वो हरियाणा का ही हिस्सा था। तो वो जो कुरुश थे, वो कुरुश कौन थे? जब आप कुरुश को ढूंढोगे तो आप अपने आप ही हरियाणा चले जाओगे चिमा साहब। और मैं एक चीज और बताऊं आपको ना, आपने वॉल्स के बारे में बताया, लेकिन अगर आप इंडस वैली सिविलाइजेशन में एक और चीज की जो वो ना फाउंड हुआ था वो ये था कि जो उधर के सीवर सिस्टम था ना और जो वाटर सप्लाई इरिगेशन ये वेरी सिस्टम मच राइट। काफी बढ़िया था। पता आपको ये काफी मतलब अभी दुबई जो न्यू बना रहा है उसी से इंस्पायरेशन लेके दुबई ने बनाया। काफी सारे इंजीनियर्स ने भी ये चीज बताई है ना, खुल के तो चलो नहीं बता सकते बट बैक एंड पे बताया उन्होंने। पता आपको ये चीज? वेरी मच ब्रदर, मैं उस टीम का हिस्सा रहा हूँ यहाँ पे, जो एक्सकेवेशन टीम्स हैं अच्छा। उनके जो इरिगेशन और मेन उनका जो सीवरेज और ड्रेनेज सिस्टम था, आज से 5 से 6 हजार साल पहले उन्होंने उस ड्रेनेज सिस्टम के अंदर तांबे की पाइप दबा रखी थी। जो तांबा होता है ना, क्योंकि तांबा वाटर को प्यूरिफाई कर देता है, आप इसीलिए जी हम जी कहते जी। हैं कि तांबे के अंदर पानी डाल के पीना चाहिए।
जी तो जी उस जी टाइम पे कॉपर। उन्होंने नीचे पाइप दबा रखे थे। वो जो सोसाइटी थी वो इतनी समृद्ध सोसाइटी थी कि उनके पास इतना था कि उन्होंने वो पाइपें नीचे जो अंडरग्राउंड ड्रेनेज पाइपें थी वो तांबे की लगा रखी थी। उससे पहले जो पाइपें थी वो उन्होंने चूने पत्थर की लगा रखी हैं। चूना जो है वो भी वाटर को फिल्टर करता है, लेकिन जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म पानी के अंदर आ जाते हैं उनको मारने के लिए तांबा इज द बेस्ट थिंग। तो उनका जो जी साइंस था वो कहाँ पर था? उनका साइंस इतना डेवलप था कि उनके यहाँ पे, मैं राखीगढ़ी मेरे गांव के बिल्कुल मेरा ही गांव है राखीगढ़ी। तो राखीगढ़ी के अंदर बड़े बड़े हमें नहाने के बहुत बड़े बड़े हमें सामूहिक स्नानागार मिलते हैं, जिसको हम कहेंगे कम्युनिटी स्विमिंग पूल। बहुत बड़े बड़े स्विमिंग बाउली पूल कहते हैं उनको मिलते हैं। शायद, जिन बेओली पूल बाउली। हाँ, जिन पूल्स के अंदर सब नहाते थे। और वो उस टाइम पे आज से 6000 साल पहले स्विमिंग पूल्स में नहा रहे थे लोग। बड़े बड़े स्विमिंग पूल्स है, उन स्विमिंग पूल में पानी आने का रास्ता, उन स्विमिंग पूल से पानी जाने का रास्ता, वो बहुत ही वेल डिफाइंड और वेल प्लान्ड था। उनकी जो ईंटों का साइज था, मैं आपको उनकी ईंट अगर दिखा नहीं पाऊंगा, मेरे पास रखी है उनकी ईंटें, तो उनकी ईंटों का अच्छा। साइज बहुत बड़ा था। बहुत बड़ा। हमारे यहाँ की जो आज कॉमन हमारी ईंट जो है, जिसका 8x4, 8 इंच x 4 इंच का साइज है, वैसी वैसे तो उसके अंदर 5 ईंटें आ जाएं। इतनी बड़ी बड़ी ईंटें वो बनाने में सक्सेसफुल थे। और आज से 6000 साल पहले वो ईंटों को पका रहे थे। और उन्होंने पकाने की जो उनकी क्वालिटी थी वो इतनी सुपर्ब क्वालिटी थी कि वो ईंटें आज तक खराब नहीं हुई। उनकी बहुत सारी ईंटें आज भी बची हुई हैं उन लोगों की। लेकिन हमें वो चीज तो देखने ही नहीं दी गई, क्योंकि जो उठाई गिरे मुगल थे कि सारे का सारा जो एक सिविलाइजेशन है, उस पूरी की पूरी सिविलाइजेशन को, जितनी भी लड़कियां हैं उनको तो वेश्या बना दो, उनको तो कनीज बना दो, जितने भी लौंडे हैं उनको दल्ले बना दो कि तुम कनीजों के साथ में धंधा करो। हमें तो देखने ही नहीं दिया गया ना इन लोगों को, इन सारी चीजों को कभी भी। जी बिल्कुल, बिल्कुल। और सर हमारे मैं यहाँ भी एक ये जो चीज। जैसे मोनजोदड़ो है और ये जितने भी हड़प्पा सिविलाइज़ेशन है, इसके बारे में भी जी हमें कोई मैम। ये लोग नहीं ज़्यादा पढ़ाते, पाकिस्तान में। उसकी वजह यही तो है ना कि जब मैम पुराना इतिहास खोलेंगे, तो फिर आगे बताना पड़ेगा कि जी हम लोग हिंदू थे और ये सारा कुछ है, तो ये जानबूझ के छुपाई जाती हैं ये चीज़ें। हमें भी इस बारे में नहीं पढ़ाते, ना दिखाते हैं, तो ना मैम इसको कभी ग्लोरीफाई करते हैं। पढ़ाते हैं तो बस सिर्फ मुगलों को पढ़ाएँगे या ये मोहम्मद बिन कासिम आ गया, तो महमूद गज़नवी आ गया, इनको पढ़ाते हैं। और सनी चीमा, आप कुछ और कहना चाहोगे? जी, और मैम ये जो इतना इन्होंने एक और चीज बड़ी फेमस की है ना कि मुगल बड़े ज्यादा वॉरियर किस्म के लोग थे। मैं आपको बताऊं, ये जो औरंगजेब था ना, इसने एक महाराष्ट्र के किंग हैं, एक किंग थे, उनका नाम था शिवजी महाराज। उनके साथ इसने शिवाजी, कभी आपको पता सामने आके शिवाजी, फाइट नहीं की, शिवाजी। पता? ओ सॉरी सर, सॉरी सर, शिवाजी, शिवाजी महाराज। भाई मुगल कोई वॉरियर वॉरियर नहीं थे, ये लोग जो थे चकले चलाते थे, सर्कस चलाते थे। और उसी सर्कस के दौरान में ये छोटी मोटे लड़ाइयां लड़ लेते थे। कनीजों के जितने बेटे पोती थे, और उनका करते क्या, उनको मरवा देते थे ये कनीजों के बेटे पोतियों को। तो जब कनीजों के बेटे पोती थोड़े से जवान हो जाते थे तो उसको कहते थे कि यार फलाना आदमी ना हमारा चकला घर चलने नहीं दे रहा है। शिवाजी जैसे महान राजा के सामने इनके खड़े होने की बिसात ही नहीं थी कभी भी। और शिवाजी जैसे आदमी, शिवाजी जैसे महान राजे को इन्होंने धोखे से मारा है, बुला बुला के। क्योंकि पैसा तो हो ही जाता है ना। जब आप जो जेफ हग जैफनर था, प्ले बॉय मैगजीन वाला, पैसा तो उसके पास भी बहुत ज्यादा हो गया था। तो पैसा इनके पास भी बहुत ज्यादा हो गया था, पूंजी आने लग गई थी। क्योंकि 5000 औरतें कमा रही हैं रोज का इनके लिए, 5000 औरतें रोज कमा रही हैं इनके लिए। अरे बहुत सारे, अंकित भाई आपका स्वागत है हमारे साथ, जी, अंकित जी। भाई जुड़े हैं। तो अंकित भाई, आपका क्या मानना है इन उठाई गिरे मुगलों के बारे में? सेम वही वही बात है जो बाबर था वो भी पर्शिया से हार के यहाँ आया था। मैं एक्चुअली पिट के, बेसिकली हार के नहीं, पिट के आया था। सफाविद डायनेस्टी थी ना, सफाविद जो पर्शिया की, उससे हार के आया था। तो वो उन्होंने यहाँ पर आके उसने काबुल और यहाँ पर वो ली थी, बच रहा था वो। फिर बाद में हाँ, इनके पास चीजें ज्यादा थी, फिर इनकी स्ट्रेटेजी अलग अलग थी ना लड़ने की। हम लोग थे थोड़ा सा, ये था कि चीजें ऐसी नहीं थी कि इनकी टैक्टिक्स जानते थे उतना। फिर भी ऐसा नहीं है कि बहुत, मैं राजस्थान से हूँ, राजस्थान में बहुत सारे जितने भी मतलब वरियर थे जैसे राणा सांगा, ये सब इन्होंने काफी अच्छा रिटेलिएट अच्छा करा। बस हमें प्रॉब्लम ये थी कि थोड़ा कास्टिज्म के तौर पर एक एक चीज थी हम लोगों के अंदर, ये थोड़ी कमी थी। इस चक्कर में आपस में वो हो जाते थे।
कास्ट सिस्टम जो था हमारे वो पास थोड़ा सा बिजनेस जो था ना, इन्होंने एक नया बिजनेस इंडिया में शुरू करवाया। इंडिया में इस तरह का कोई बिजनेस नहीं था कि जिस बिजनेस में इतना आसानी से पैसा कमाया जा सके। अब 5,000 औरत अगर आज किसी के पास हो और वो पूर्ण 5,000 औरतों से चकले का काम करवाए, तो मिनिमम एक औरत अगर मात्र और मात्र 2,000 रुपए भी कमा रही है, तो दिन का 1 करोड़ रुपया कई कमाई होगी अंकित भाई। तो दिन की 1 करोड़ कमाई में बहुत बहुत सारे यार, अगर आज का 1 करोड़ है तो उस टाइम भी तो अच्छा खासा ही कमा रहे थे। उस टाइम पैसा नहीं था, अफीम चलती थी जो मोस्टली उस टाइम पे सर्कुलेशन में कमोडिटी थी, जिस कमोडिटी को सबसे ज्यादा बिजनेस में यूज किया जाता था, वो कमोडिटी अफीम थी। अफीम का तो चैप्टर ही क्लोज कर रखा है इन्होंने। कभी नहीं बताया कि इन्होंने अंग्रेजों को क्या बेचा और अंग्रेजों के साथ कब से इनके संबंध थे। जब ये सिल्क रूट को, एक तरह से सिल्क रूट खुला हुआ था, हाँ, तो सिल्क रूट पे से सबसे ज्यादा आवागमन जो था वो था ही अफीम का। उस अफीम को अंग्रेजों को बेचते थे, अंग्रेज जाके वही अफीम चाइना में बेचते थे। तो अफीम का धंधा था इनका सबका। राणा सांगा जैसे महान योद्धा, जिनके शरीर पे कोई ऐसा घाव नहीं, कोई ऐसा हिस्सा नहीं बचा था जहां पर उनके घाव ना हो, फिर भी वो लड़ रहे थे इनके खिलाफ, क्योंकि वो अपनी बेटियों की इज्जत करते थे, वो अपनी संस्कृति की इज्जत करते थे। वो नहीं चाहते थे कि उनकी बेटियां कनीज बने, वो नहीं चाहते थे कि उनके आने वाली जो सभ्यता वो दल्ले बने, वो सर्कस में काम करे। इसी चक्कर में तो जौहर होते थे जो जिसमें मतलब वो फायर के अंदर कूद जाती थी लड़कियां, क्योंकि उनको कनीज बनना पड़ता था। जो पकड़ में आ जाती थी उसको ये चकले पे बिठा देते थे, और इनका मेन धंधा चकले। ऐसे तो बहुत सारे वॉरियर हुए हैं, जैसे बप्पा रावल थे जिन्होंने अरबों के बप्पा रावल जी, बप्पा रावल जी तो टॉप चीज। और बप्पा रावल जी ने तो इन सारे के सारों को वहां अरब तक जाके पीटा था, अरब तक पीटा जो रावल पिंडी है वो बप्पा रावल के नाम पर ही है। बप्पा रावल जी की बसाई हुई है, वो बप्पा रावल जी के नाम पर नहीं है, वो एस्टेब्लिश्ड बाय बप्पा रावल जी। शिवाजी लटेरा था, किताब पढ़ो होगी, शिवाजी की किताब पढ़ा कर है ना। तुम लोगों को अपने धर्म का पता ना हिस्ट्री का पता, तुम लोगों को लटेरा था शिवाजी, आपको पता है क्या? एक सेकंड भाई, पहले अपना नाम बताओ यार। अरे उसको जोड़ो ना, अच्छा लड़का है वो। ऐसे बच्चों की बात सुननी बहुत जरूरी है। मैम हाँ, आप ब्रदर पहले अपना इंट्रोडक्शन दें। अच्छा सुनो, चांद आपकी पूरी बात सुनी जाएगी, आपकी पूरी बात सुनी जाएगी, शांत, ठीक है। पहले आप एक एक करके बताइए। पहले आप ये बताइए आप कौन है और कहाँ से हैं? मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुसलमान हूँ, मैं पाकिस्तान से हूँ। आप मुसलमान है, पाकिस्तान से हैं। आपका सरनेम क्या है ब्रदर? नाम आपका कुछ भी, आपका सरनेम क्या है? यार आप मेरा ऊपर लिखा हुआ भाई जान, क्यों टेंशन ले रहे हो? वहां तो AI लिखा है ना ब्रदर, क्योंकि हमें ये पता लग जाएगा कि आप कनीजों की औलाद हैं या आप इस धरती की मूल औलाद हैं। तो हमें पता करने के लिए आपका सरनेम जानना जरूरी है। नहीं है भाई, हम कनीज अरे जैसे मैं लोहान हूँ, चिम्मा है, अरीशा जो है वो बब्बर है, ठीक है, अंकित भाई जो है वो राजपूत। वैसे कुछ तो आप भी होंगे। बढ़िया फकर है हमें, हम मुसलमान बढ़िया फकर है। हम शूद्रों का जुल्म नहीं करते जैसे तुम लोग पेशाब कराते हो शूद्रों के ऊपर। मोहम्मद ब्रदर सुनो, भगवान ने हमें ना एक मुंह और दो कान पता है क्यों दिए हैं ब्रदर फक्कड़? पता है क्यों दिए हैं? वो इस वजह से दिए हैं कि बोलना कम है, सुनना ज्यादा है। सुनने की भी तो आदत डालो। हम आपको अगले 5 मिनट आपको दे रहे हैं। आपने पहले मुगलों के बारे में अपना पूरा आपके ओपनिंग रिमार्क्स दीजिए। आप मुगलों के बारे में आपको ओपनिंग रिमार्क्स क्या है? एक अच्छे इंसान, और कोशिश करिए अच्छे इंसान बनने की। पाकिस्तान में कनीज के घर पे पैदा होना कोई गुनाह नहीं है ब्रदर। आप भी अच्छे बोल सकते हैं, बोलिए। करते रहो बस, तुम लोगों को यही ज्ञान है, तुम लोगों को अपने धर्म का पता है। अरे बोलिए ब्रदर, मुगलों के बारे में अपना ओपनिंग रिमार्क्स बोलिए सिलसिलेवार ढंग किताब से बताऊं, शिवाजी लटेरा तुम मानेगा? तुम नहीं मानेगा? शिवाजी की किताब से प्रूव करो। हाँ, शिवाजी की किताब में आप कह रहे हैं कि शिवाजी जो थे वो एक तरह से, भाई एक बात बता, चक्लों पर से लूटना कोई गलत बात थोड़े ना है। वो औरतों को चक्लों पे बिठा बिठा कर पैसा कमा रहे थे मुगल, तो उन मुगलों को लूटते थे हमारे लोग। कुछ नहीं करोगे बस, तुम लोगों का यही ज्ञान है। शिवाजी तुम हिस्ट्री तुम बता नहीं सकते मुगलों की। अच्छा ब्रदर सुनो, सुनो सुनो सुनो, एक बात सुनो। दिल्ली जो है ना, दिल्ली मुगलों की राजधानी मानते हो या नहीं मानते? मानते हैं। शिवा अच्छा सुनो, अब आगे सुनो। शिवाजी जो थे, शिवाजी तो महाराष्ट्र से तो बहुत दूर है। मैं बात करता हूँ दिल्ली के अड़ोस पड़ोस की, प्रैक्टिकल, ठीक है। दिल्ली के सबसे पड़ोस में एक जिला है जिसका नाम है जिला रोहतक। अगर इतने ही महान थे ये मुगल,
मेरी हैं? बात सुन, तुम लोगों ने बुद्धों की हिस्ट्री मिटा दी, बुद्धों की, किसने? ठीक है। तुम शिवा शिवा क्या नहीं था, बुद्धों भाई, की हिस्ट्री बुद्धों की थी, सबसे आप बड़ी लोगों को कोई हिस्ट्री हिस्ट्री जो नहीं। है। अच्छा, बुद्ध कितनी तरह के हैं ब्रदर, मेरे को एक बार प्लीज मेरी बताओ, बात क्योंकि सुन, आपको पता नहीं है। आप सुन्नी तुम लोग मुसलमान हो या अहमदीय हो? अल्हम्दुलिल्लाह भाई ये तो हम बदल लोगों नहीं ने सकते, ये तो नहीं अहमदीय बदल हो या सकते। सुन्नी हो ब्रदर? पैरों से पैदा किया, दुन्नी से ओए पैदा किया, हम जीशान, लोगों मेरी ने। बात सुन अरे ओए। पैदा तो ओए सारे ही वहीं से होते हैं, सारे के सारे वजीनल ओए मेरी जो है बात वो सुन रिप्रोडक्शन जीशान, से ही आते हैं। हमें फकर तू है। मैनू ऐ दस तेरे आबाओ दाद सी ओ जेड़े हिंदू सी मुसलमान सी, मैनू ऐ गल दस तू। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी मुसलमान बात बने, हमें सुन ओए। फकर है भाई, फकर रहेगा। अभी भी लोग मुसलमान यार, बन रहे हैं, वो क्यों अच्छा, बन रहे ओ हैं? तेरे आबाओ ट्रूथ दाद डिफरेंस मुसलमान ब्रदर, बने एक आ, सेकंड ब्रदर, ओदी मां ब्रदर बहन नू नंगा ऐसे करके नहीं वो है। फिक्ला ठुकिया मंडी नहीं बनानी है। ये और इस तू भाई गाली अल्हम्दुलिल्लाह निकालेंगे, कहना तेनू ये शर्म नहीं आंदी, सनातनी हो, गश्ती अरे दे क्या बचे एक आ, बार इनको कुत्ते ये मां दे सनातनी हो, बचे। गाली निकालेंगे, म्यूट करें, ये सनातनी हो, ये सनातनी म्यूट गाली करें। निकालेंगे। हाँ ब्रदर, आप भी सनातनी हो, मैं नहीं सनातनी हूँ। आप सनातन धर्म में कितना आप भी कचरा लिखा हुआ हाँ, पता है? मैं महाभारत खोलूं, कितना गंद हाँ लिखा हुआ है। खोलो, हाँ प्लीज खोलो ठीक ना है, यार, खोलो खोलो ठीक है, ये तुम खोलो लोगों को महाभारत बस खोलो, गालियां, तुम महाभारत लोग खोलो गाली ब्रदर, निकाल सकते हो, बस महाभारत गाली खोलो। हाँ, हम यार गंद की गाली भाई निकाल सकते हो। ब्रदर, मुझे बताओ शूद्र कैसे महाभारत पैदा से हुए, तू पहले बता की बात मुझे। करें। अच्छा छोड़ो, आपको महाभारत से इश्यू है ना, छोड़ दो महाभारत को, महाभारत से पहले की बात करें ब्रदर, करो करो, मेरे से करो। महाभारत से पहले की बात गाली करते हैं किसी ना। सनातनी ने देनी नहीं, मुझे मेरी बात याद रखना। सनातनी गालियां निकालते हैं, गालियां इतने तो तुम्हारा कौन? धर्म अच्छा, साफ है, गालियां निकाला करो। कोई भी आदमी इस लड़के को गाली नहीं देगा, ये बात मैं बोल रहा हूँ ब्रदर, ठीक है? आपको गाली नहीं देंगे, बेशक भाई, आपको बेशक कुछ भी हो, आप बेशक कनीज के घर पैदा हुए, लेकिन आप हमारे लिए सामान्य इंसान हो, और यही हमारा धर्म हमें सिखाता है कि कोई दिक्कत कहाँ नहीं धर्म है, सिखाता है? राक्षस भी तो शूद्रों को आदमी क्या है। सिखाता है, अच्छा मुझे बता सुनो, दो। सुनो हेलो, सुनो तो ब्रदर, सुनो 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 सुनो, ठीक है? आपने महाभारत से पहले की बात करें, हम महाभारत पर भाई तो मेरी आपने बात क्वेश्चन को, उठा आपने क्या, दिया, आपका धर्म महाभारत साफ से पहले की बात सिखाता करते है? हैं। एक भी औरत की अच्छाई बताओ। सीता 11 महीने रावण के पास रह गई, तुम्हारा राम ऐसा किसके था? पास? मैं रावण हाँ को अच्छा समझता हूँ, जो सीता को 11 हाँ महीने रखा अपने पास, जो भटकता रहा हाँ राम, और उसको हाँ उसको सीता को लेके नहीं आया। एक भी हाँ, अपने धर्म में अच्छाई बताओ तो औरत के लिए, ठीक है। एक ही अच्छा बता। जीशान भाई, अच्छा नहीं, मैं बोलने दो ना माजरत उसको, चाहूंगा ट्रुथ सबसे, ब्रदर जो करने दो, उसकी बात गाली पूरी गलौच होने मैंने दो। करी उसके लिए माफ। अरे उसकी बारी, उसकी कोई बात नहीं, ये हाँ आप अपनी सनातन बात धर्म में पूरी गालियां कीजिए। निकाल सकते हो और कुछ नहीं कर सकते तुम लोग। अरे क्यों निकाल लेंगे गालियां मेरे भाई, नहीं निकाल रहे हैं गालियां, आपको आप अपनी बात पूरी करिए, कोई गाली मुझे नहीं बताओ निकालेगा भाई, इस बच्चे एक को। आप कहते हो, एक कहते हो आप सनातन धर्म में बहुत कुछ अच्छा ही बताओ। मुझे बताओ, आपकी देवी सीता 11 महीने रावण के पास रह गई, ये तो राम हो चुके कहाँ ना, वो था? तो मेरे को भटकता याद है रहा, वाली बात। मेरी बात सुन, हाँ भटकता रहा जंगलों में, हाँ, नहीं भटका, मुझे तुम बताओ। ए ब्रदर अपनी बात तो पूरी करो, फिर मैं अपनी बात रखूंगा बाद ना। में उसको अग्नि क्यों देनी पड़ी? हाँ, आगे अग्नि क्यों आगे देनी पड़ी? उसको अपनी बीवी के ऊपर यकीन नहीं था, उसको रास चाहिए, हाँ, रास। आगे उसको अपनी आगे बेगम के ऊपर यकीन नहीं था, उसको अग्नि देनी पड़ी। बाद हाँ, वो भटकती रही, बाद को उसको पास के रखा भी नहीं उसने, राम ने। ठीक है, अब मेरी बारी आ गई, हाँ बताओ, अब जवाब दूं। बताओ बताओ। अच्छा, रावण की लिखी हुई कौन सी किताब आपने पढ़ी ब्रदर आज तक? हम लोग, पता क्या बात है, मेरी बात सुन, किताबें हम लोगों की यार पढ़ती, हम लोग जैसे तुम ज्ञान ही अच्छा पेलते ठीक है, अब तो मैं समझ गया आपने नहीं पढ़ी, अब छोड़ो। ठीक है, रावण ने किताब लिखी थी जिसका नाम था रावण संहिता, और संहिताएं अच्छा, लिखने के लिए बहुत बड़ा दिमाग चाहिए होता ब्रदर, संहिताएं लिखने के लिए। और रावण जो थे वो यकीनन तौर पर एक बहुत बड़े वैज्ञानिक थे। रावण ने 3 चीजें बोली थी। रावण ने कहा था सबसे पहले तो मैं आग में से धुआं हटा दूंगा, इसका मतलब था कि वो बहुत अच्छा केमिस्ट्री के साइंटिस्ट थे, जिसको केमिस्ट्री समझ में आती थी। दूसरा उन्होंने कहा था मैं सोने के अंदर सुगंध पैदा कर दूंगा, जिससे फिर से पता लगता है कि उनको मेटलर्जी की बहुत अच्छी डेफिनेशन और बहुत अच्छा उनका भाई ये नॉलेज कहाँ सेट लिखी था। हुई है? किताब से बताओ, ज्ञान ना पेलो। रावण संहिता, रावण, मैं तभी तो बता कहता रहा हूँ हूँ ना, आपने रावण पढ़ा ही अच्छा नहीं। आदमी था, राम यार अब नहीं था, सुन तो राम ले, ने उसको बचाया नहीं। यार सुन तो ले, ओ भाई सुन तो ले, मैंने तेरी सुनी है ना, चुप होके तू भी तो सुन। भगवान ने तेरे को 2 कान क्यों दिए हैं? भगवान ने तेरे को 2 कान जो है ना, वो सारा दिन मतलब पे सुनाने के लिए नहीं दिए ब्रदर, किसी की और आप की भी जैसे बात कर सुनना रहे हो भाई सीख, जान, अगले की सुनते नहीं किसी तुम और लोग। की भी बात सुनना सीख। मैंने तेरी पूरी बात, अच्छा ठीक है, मैं अगले 2 मिनट फिर तेरे को ही दे रहा हूँ,
बोल। ये मैं म्यूट कर लेता हूँ, सुनाओ सुनाओ कहानियां सुनाओ, मैं म्यूट कर लेता हूँ। हाँ, तो ये बात पहले कर लेता तो ये वक्त भी बर्बाद ना होता ब्रदर, ठीक है। और कहानियों में ही जीवन है ब्रदर। अगर कहानियां ना होती तो तू फिर कभी भी है ना जबले नूर भी ना देख पाता, और अगर कहानियां ना होती तो काबेश्वर जी महाराज में शिवलिंग भी स्थापित ना हो पाता, और अगर कहानियां ना होती तो हमारे सबके चहीते अली भी ना होते, और कहानियां ना होती तो बप्पा रावल हसन और हुसैन को बचाने के लिए करबला भी ना जाते मेरे भाई। अब मैं रावण की बात बता, सुनना तो सीख ले देवता, सुन पहले सुना कर। तू सुनेगा ही नहीं तो तेरे को पता कैसे चलेगा यार। पे 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 अगर तुम्हारे पास दिमाग होता तो आज सारी दुनिया से लोन लिए बैठे मिलते तुम। आज तेरे यहाँ पे आटे की क्या कीमत है, मेरे को ये बता, तेरे यहाँ पर आटे की क्या कीमत है? आटे ये ही तुम लोगों का आटा, आटे की क्या कीमत है ये बता, मैं तेरा जवाब दूंगा। आटे की क्या कीमत है ये बता। अरे मैं तेरा जवाब दूंगा, आटे की क्या कीमत है ये बता। मैं बताता हूँ 380 रुपए किलो है। अगर तुम्हारे पास सुनने की ताकत होती तो तुम्हारे यहाँ पर भी भारत में मात्र 30 रुपए किलो आटा है, तुम्हारे यहाँ भी 30 रुपए किलो होता। तुम्हारे अंदर दिमाग है नहीं, सुनना तुम चाहते नहीं किसी साले की। गधे उड़ रहे हैं तुम्हारे आसमान के अंदर। हम मजाक में बैठ के कई बार कहते हैं कि पाकिस्तान के पास जब भी 1000 करोड़ रुपया कोई दे देता है उसको, तो क्या करता है पाकिस्तान सालों के जूते खरीद लेता है। अपने धर्म की बात कर। अरे मेरे भाई सुनना सीख, लड़ना मत सीख, क्योंकि लड़ोगे तो मोदी एक ब्रह्मोस मारेगा और ब्रह्मोस बहुत चीजें फाड़ देगी। मत लड़, सुन मेरे भाई, सुन ले। कोई ना कोई वजह है ना कि भारत के पास आज $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, और पाकिस्तान जो है वो दुनिया का सबसे ज्यादा लोन के अंदर दूसरी देश है। कोई ना कोई वजह है ना कि भारत ने पाकिस्तान की तीनों बड़ी नदियों का पानी रोक दिया, फिर भी पाकिस्तान कुछ नहीं कर पाया। कोई ना कोई वजह है ना कि हमारे एक आदमी गांधी ने मिलकर सारे पाकिस्तान के मुसलमानों को बेवकूफ बना दिया। तो कोई ना कोई वजह है ना ब्रदर, तुम सुनना ही नहीं चाहते। कभी तो अहमदियों की कब्रें खोद के उनकी लाशों के ऊपर चढ़ाई करते मिलते हो, कभी तो बकरियों को खोल के बकरियों के ऊपर चढ़ाई करते हो। तू सुनना ही नहीं चाहता मेरे भाई, तू सुनना ही नहीं चाहता। तू सुनना तो सीख, या तू अब इसको बंद रख। सुन, तू सुनना नहीं चाहता ब्रदर। अब रावण के बारे में तूने बताया। रावण से जो हिंदू धर्म में है ना, रावण को हम क्यों गलत मानते हैं? क्योंकि वो इतना बड़ा संत था, वो इतना बड़ा प्रकांड पंडित था, वो इतना बड़ा वैज्ञानिक था, और इतने बड़े वैज्ञानिक को नारी की बातों में नहीं आना चाहिए था। वो अपनी बहन शूर्पणखा की बातों में आया। उसने अपनी बहन शूर्पणखा की बातों में आकर एक महिला को वहां से लेके गया। और ब्रदर, हिंदू धर्म के अंदर महिला के जिस्म की कोई वैल्यू नहीं है, वहां पर इज्जत की जाती है। हमारे यहाँ पर हम पूरे दिन सेक्सुअली डिप्राइव्ड नहीं रहते, हम पूरा दिन सिर्फ और सिर्फ मतलब ऊपर नीचे होने की नहीं सोचते, हम पूरा दिन बकरियों को देखकर भी चार्ज नहीं होते। इस वजह से जब वो रावण के पास थी वहां पर, अबे सुन, पूरी बात करने दे देवता। तू बलूचिस्तान का उस पड़ोस का निकला तो तेरे घर में बलूचिस्तान ने भेज दूंगा। और ये पाकिस्तान इंडिया आ गया ना, बात कर अपने धर्म की बात कर, पाकिस्तान ना लेके आवे मेरी बात सुन। तूने कहा मैंने कहा रावण के भरा ने तुम्हारे यहाँ पे 500 रुपए किलो आटा एक साल के अंदर ना हो जाए ना भाई, तू आके यूं कह दियो कि हरियाणा वाले। अच्छा तूने कभी हरियाणा, अच्छा सुन, तूने हरियाणा सुना है? कभी हरियाणा नाम की चीज सुनी है तूने? अबे आप तो बोलते, जब बोलना होता है तब तो बोलता नहीं है, जब तेरे को नहीं बोलना होता है तब तो मेरे दोस्त है हरियाणा के भाई, मेरे दोस्त है, मैं पासोदिया में रहता हूँ, मेरे दोस्त है हरियाणा में। बात कर, कहाँ से है तेरे दोस्त हरियाणा में? हरियाणा से, मुझे बता दे हरियाणा से यार, मैं बात कर रहा हूँ तेरी। हाँ, तो हरियाणा में एक चीज है जो खाप कहलाती है, और खापे जो है ना वो कुषाण थे, ठीक है। राजा कनिष्क नाम था उनका, राजा कनिष्क 4वीं सदी में थे, ठीक है। तो राजा कनिष्क के टाइम से भी पहले, अबे सुन ले, अब तो हीरोडोटस को भी मना मत कर दियो। और मैं कह रहा हूँ कि मैं तेरे को बता रहा हूँ इसके बारे में। जो भाई ये मुगल थे ना, इन मुगलों के चकला घर होते थे ब्रदर, और सर्कस का काम करते थे, और हमारे हरियाणा में आते थे। अब सुन ले यार, सुन ले,
ओ सुन ले मेरे सीधे सीधे पैगंबर के भांजे, तो सुनना ही नहीं, फिर बोलेगा। अब गधे, कोई ब्लास्फेमी नहीं होती, भगवान है वो, और भगवान की बेइज्जती तू कर नहीं सकता, तो उनके चरणों की धूल भी नहीं है। कोई ऐसा शब्द दुनिया में नहीं बना जो भगवान की बेइज्जती कर सके। स्टोरी सुना बहुत पाकिस्तान एरिया नहीं करना। स्टोरी सुना रावण की। एडवोकेट साहब, आपको जय हिंद, वंदे मातरम, अरीशा बहन को भी, सबको। लेकिन आप जिस आप विद्वता के साथ बातें कर रहे हो ना, मेरा बेटा जो भी एक में यार, एक मिनट रुक जाए, मैं एडवोकेट साहब और अरीशा बहन से थोड़ा चुप तो हो जा यार, तू बात तो कर लूं। तुम पता है, और देखो ये अरीशा एक बार इसको म्यूट करियो। हाँ, पता है, ये मेरी थ्योरी के ऊपर पूरे का पूरा सटीक है। इतना वही आदमी बोल सकता है जो कनीज की औलाद होगा और जिसकी हरम की पैदाइश है, क्योंकि इनको सारा दिन करना पड़ता है, मेरे यहाँ आ जाओ, मेरे यहाँ आ जाओ, वरना तुम इतना नहीं बोलता। ये देखिए फिर चालू हो गया, ये फिर चालू। तुम लोग शूद्रों को दबाते हो, हमें नहीं दबा सकते, तू बात कर। अब तुम्हें क्यों दबाएंगे? हम लौंडा खोर थोड़े ना है। जिसको दबाना था वो तो भाई, जिसको दबाना था, सुन, जिसको दबाना होता था वो तो 2 तोड़े, भाई सुन ले, जिसको दबाना होता था वो तो 2 तोड़े अफीम में दबी दबी घूमती थी। तुम्हें क्यों कोई दबाएगा यार? हम लौंडा खोर छोड़े ना जो तुम्हें दबाते फिरेंगे। तुम्हें दबाएगा तो कोई मदरसे का मौलवी दबाएगा, क्यों दबाएंगे तुम्हें? ब्राह्मण दबाएगा, ब्राह्मण भाई सुन ले चीमा, सन्नी चीमा भाई, तेरे को दबाना है इसे, इस AI को भाई। बस 2 मिनट रुको, अभी राम की। अच्छा अंकित भाई इसको दबाना है तुमने AI को, तो सुनना ही नहीं चाहता यार, ऐसे कैसे बोल दूंगा मैं? अरीशा बहन, मेरी वॉइस क्लियर आ रही है? हाँ ब्रदर ओम भाई, बिल्कुल क्लियर आ रही है। हाँ, मैं ये भाई को बोल रहा था, अपने मुस्लिम भाई है जो एडवोकेट साहब के साथ डिस्कशन कर रहे हैं। मैं ये बोल रहा था, पहले थोड़ा एक डेकोरम होता है। मैं अरीशा बहन के उसमें आया हूँ स्ट्रीम में, एडवोकेट साहब से मैं उनसे गुफ्तगू करना चाहता हूँ, उनको दुआ सलाम करना चाहता हूँ, तो थोड़ा सब्र कर ले। आपके उसमें भी बोला गया है कि भाई कि सब्र करना अच्छा होता है ना। तो मैं थोड़ा भाइयों से दुआ सलाम कर लूं, बहनों से दुआ सलाम कर लूं। एडवोकेट भाई, आप तो बहुत ज्ञान की बातें बता रहे हो, और आपकी शक्ल देख के मैं कमेंट सेक्शन में भी लिख रहा था। तेरा पता, तू डिफेंड करने के लिए सुनाता था, डलवा दूंगा, वही है समझ में, तलवार लेकर तेरे दोनों टुइयों के ऊपर लगवा दूंगा वहां पे पाकिस्तान में, अज्ञात लोग उठा ले जाएंगे तेरे को। पाकिस्तान, इंडिया, पाकिस्तान, यही करना तुम लोगों ने। चुप तो हो जा, चुप नहीं होना था तेरे को। अरे उसको निकाल क्यों दिया? वही तो एंटरटेनमेंट था। नहीं, इसको लेना है अभी, लेकिन मैं इसे देखो अरीशा बहन, एडवोकेट भाई, इसको पता लग गया कि अब क्या होने वाला है। मैं ये बोल रहा था, एडवोकेट भाई इतनी विद्वान वाली बात कर रहे थे, इतने पढ़े लिखे वाली बात कर रहे थे, तो ये उस काबिल नहीं है ये बंदा। मैं इसके साथ बात कर चुका हूँ, इसको सुन चुका हूँ कई चैनल्स पे, ये उस काबिल नहीं है। मैं तो इसकी बात से सहमत होते हुए भी ये बोल रहा हूँ कि इनके अल्लाह सुब्हानो तआला के नजदीक तो दीन सिर्फ एक इस्लाम ही है। हमारे सनातन क्रिश्चियन उस पे मत जाओ, वो तो सारे झूठे हैं। आप सफवान और हजरत आयशा के बारे में बताओ, जो वो एक केस हुआ था उसके बारे में बताओ। सफवान और हजरत आयशा के बारे में बताओ, वो किस्सा नहीं, वो किस्सा क्या था? विष्णु ने क्या किया था? AI चुप, अब नहीं बोलेगा। मैं बता रहा हूँ, कोई भी दुनिया के अंदर है ना, 1000 तरह की विचारधाराएं हैं, और अकेला जो हिंदू धर्म है वो 33 करोड़ विचारधाराओं का समागम है। हम कभी भी इस्लाम की, मैं खुद हजरत मोहम्मद की बड़ी इज्जत करता हूँ भाई। उस आदमी को महादेव मिले थे जबले नूर पर्वत पर, उसको कौन मिला था? महादेव मिले थे, और महादेव ने उसको वो ताकत दी थी जो आज भी काबा के एक कोने के अंदर जो शिवलिंग रखा है, क्या कर रहे हैं मुसलमान वहां जाके? अरे सुन ले देवता यार, तू ही तो ऐसा आदमी नहीं है जो सारी बातें जानता हो। तू तो नारक का चौथा हो रखा है यहाँ पे, किसी की सुनना भी सीख ले।
रावण की बात की, तू ज्ञान पेलने लगा, उसने एफर्ट ही निकाल अरे तो के दिया, ज्ञान तो तू सब पेल कुछ है। सकते और एक हो। बात भाई, तू क्या चाहता है मैं औरंगजेब की तरह तुम्हारी औरतों को पेलने लग जाऊं? नहीं नहीं, हाँ बिल्कुल एडवोकेट साहब, ये बात आप, यार एडवोकेट साहब तो ज्ञान पेल रहे हैं, तुम लोग किसको पेलते हो? हम औरंगजेब को नहीं सुबह को जानते। भाई, रात को चरपाई। ये बकरियां हम पेलते हैं औरंगजेब को भाई। नहीं सुबह को भाईजान और रात को जान जान, वो पेलते हो? तुम्हारा सुबह को भाईजान और रात को तो बकरी, वो बकरी, उन बकरियों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है अब्दुल? जिन बेचारी बकरियों की आबरू के साथ तुम सुबह और शाम खेल जाते हो। कभी सुन ना उन बकरियों की पुकारें, कभी सुन ना उन बकरियों की वेदनाएं, जिन बकरियों के प्राणों में तुम अच्छा, हमारी सरकार है ना अभी, हमारी सरकार अभी क्या करने जा रही है? भारत सरकार ने एक नई मुहिम शुरू करी है, जिस नई मुहिम में हम पाकिस्तान के हर अब्दुल को एक एक बकरी गिफ्ट करेंगे ताकि पाकिस्तान में बलात्कार कम हो सके। मैंने कहा सारे तुम्हारे जानवर, तुम्हारे देवी देवता। एडवोकेट साहब, आप लोग और हम लोग तो हम एक नई इंसानियत तरह की का बात करते हैं कॉन्डोम ना बनाएंगे, एडवोकेट साहब, हम नई तो तरह का इंसानियत की कॉन्डोम बात। बनाएंगे। तो यार भाई एक मेरी तो बात, अरे यार, देवी सारे देवता तो जितनी भी विचारधाराएं हैं वो इंसान को बेहतर बनाने की विचारधारा है। इस्लाम भी कोई माड़ी विचारधारा नहीं है, लेकिन इस्लाम के अंदर तो तेरे जैसे आदमी आ गए हैं मेरे भाई। तुमने इस्लाम को उठाई वीरों का, और तुमने इस्लाम को किसको सौंप दिया? तुमने इस्लाम को चकला चलाने वाले मुगलों को सौंप दिया, जिन मुगलों ने अपनी खुद की माँ, अपनी खुद की बेटी, अपनी खुद की बहू, अपनी खुद की बहन, अपनी खुद की बकरी को इस्लाम वालों ने वहीं पर बैठा दिया। तुम क्यों नहीं कहते कि तुम क्यों नहीं कहते कि रसखान मुसलमान थे? तुम क्यों नहीं कहते कि अब्दुल कलाम मुसलमान थे? तुम क्यों नहीं कहते कि महान शिव भगत अली मुसलमान थे? तुम क्यों आज भी शिवे, जो शिये हैं, शिये क्या है? शिये जो है वो शिवे का ही अपभ्रंश है, और जितने भी शिवे हैं वो शिवे हमारे भाई हैं। तुम सुन्नियों की यही दिक्कत है ब्रदर, कि तुम सिर्फ सुनते हो, ठीक है? चाहते हो कि कोई ना कोई तुम्हें आके पेल ले। मेरे ब्रदर, मेरे से हाथ जुड़वा ले, मैं कतई गे आदमी नहीं हूँ, ठीक है? पर मेरे को कतई नहीं पेलना तेरे को, ठीक है? और मेरे को तेरे घर की और किसी में भी कोई इंटरेस्ट नहीं है, मेरे को वो भी नहीं पेलनी। यहाँ पर पता है, मुसलमान को गलत आदमी नहीं है, मुसलमान भी अच्छा आदमी है, लेकिन जो ये चकले घरों में कनीजों की औलादे पैदा हुई, इन्होंने इस्लाम को खा लिया। अब तू अगर कनीज की औलाद होगा तो तू बोलेगा, और अगर तू कनीज की औलाद नहीं होगा तो तू मेरी बात खत्म होती म्यूट करके बैठ जाएगा। अब ये तेरी परीक्षा है, और तेरे को खुद ये जवाब देना कि क्या तू कनीज की औलाद है। अगर तू कनीज की औलाद है तो तू बोलता रहेगा, बोल। अब तेरी परीक्षा की घड़ी शुरू हो रही है अब्दुल, बोल अब्दुल बोल। 16,000 गोपियां थी, वो कितने बच्चे थे पता है? 16,000 के। किसके? हाँ भाई, 16,000 क्यों? हमारे यहाँ तो, हमारे तो पिताश्री महादेव हैं। हम आज 140 करोड़ हिंदुओं का पिता एक है। और बता, हमारे तो महादेव की ही औलाद, और तू भी महादेव की ही औलाद है। नहीं, तू महादेव की नहीं, महादेव कभी चक्रों में नहीं जाते, कभी चक्रों में नहीं जाते। किसके शिवा साथ? ने विष्णु के साथ क्या किया था पता है आपको? किसके साथ क्या किया था? विंद्रा के साथ शिवाजी विद्रा ने। कौन थी? किताब का नाम विंद्रा बोल। की देवी नहीं है यार अरे तू अपने किताब का दीन नाम के बोल, बारे में ऐसा बोल। कोई नहीं अल्लाह था। रसूल, किताब अल्लाह का सुब्हाना नाम ताला के, अल्लाह सुब्हाना ताला के नजदीक दीन एक ही है। अरे भाई एडवोकेट साहब एक मिनट रुक जाओ। अल्लाह सुब्हाना ताला के नजदीक दीन एक ही है, इस्लाम। तू सफान और आयशा की बात कर। ओहम शान भाई बोल, क्या कौन था? बोल मैंने भाई कहा का ये ओम निकलने दो ना मवाद अंदर से। भाई भरा पड़ा है, ये और पता नहीं कितने मोलवियों ने भर ये रखा है कहता था भाई। मैं अपने साथ एडवोकेट साहब, आप तो बहुत पढ़े लिखे हो, आपके सामने मेरी कोई औकात नहीं है, बट ये आपके लायक भाई, नहीं है, भाई, आपके मेरे- स्टैंडर्ड का आप नहीं है ये। थल्ले बैठ तू थल्ले बैठ तक गया ना पेल, तू वही है ना। हाँ तो बता ना, सफान ते आयशा दा की किस्सा ही, तू सीधी गल कर पंजाबी च। सफान ते आयशा दा की किस्सा ही, याद रखी गालियां सफान ते आयशा दे बारे सफान ते आयशा दे बारे दस। सफान ते आयशा दे बारे दस, ते मोहम्मद दे प्यो दा नाम दस, ते मोहम्मद किन्ने साल बाद पैदा होया ही ओ दस। 4 साल बाद पैदा होया ही मेरे अपने भाई, प्यो दे मरन दे बाद। मोहम्मद एक बेहद बस। सुंदर इंसान थे। मोहम्मद के साथ हमारी कोई दुश्मनी नहीं है, हम मोहम्मद को कतई बुरा नहीं मानते। हम मोहम्मद को, अब सुन ले, अब तो तेरे ही भले की बात कह रहा हूँ बे चूतिए, तेरे भले की कहूँ तो भी तू नहीं सुनता। अब तेरे मोहम्मद की पढ़ाई कर रहा हूँ, तेरे मोहम्मद की पढ़ाई तो सुन ले। ओम पे बोले ना पाबंद में आप क्यों
हाँ अब चुप हो जा, तेरे पीछे पीड़ हो जाते, तेरे पीछे बढ़ जाता कुछ। अबे चुप हो जा, राम की अच्छाई बता। हाँ चुप हो जा, मोहम्मद चुप हो छोड़, जा, राम की अच्छाई बता। चुप हो जा, राम की, राम अच्छा की, चुप तो हो जा, राम की अच्छाई बता। राम की अच्छाई बता बाबा रही हूँ। बकरे चुप हो जा, चुप हो जा, राम की किसी अच्छाई और को बता। बोलने देगा तभी तो अगला बोल लेगा, तू ही बोलने भाई जाएगा राम तो की कोई अच्छाई क्या बता, बोल लेगा। गुलाम को छोड़ दे तुम। अरे यार अरीशा राम की इसको एक अच्छाई बार म्यूट बता। करियो, अरीशा इसको म्यूट कर। हाँ 2 मिनट चुप रहे, शांत रहे, पानी पी पहले घर, ठीक है, अपनी बकरी से पानी मंगवा, पानी मंगवा के पहले 1 गिलास पानी पी, कुछ मत करिए और फिर आराम से शांत होकर आराम से बैठ जा। मोहम्मद की तलवार का नाम शैफुल था ब्रदर, उस आदमी है ना वो सर्जन था, भाई सर्जन। राम का मोहम्मद का छोड़, राम का बता। मोहम्मद की बात करनी है, अपने गंदे लफ्ज से ना नहीं लेना। राम की अच्छाई बता तुम। तो चुप होएगा तभी तो बताऊंगा, और राम की अच्छाई तेरे को बताने से राम अच्छे नहीं हो जाएंगे। गधे की आंखों में शहद डालने से शहद की वैल्यू नहीं बढ़ा करती, ठीक है। कुत्ते को अदरक खिलाने से अदरक जो है वो औषधि की घोषणा नहीं हुआ करती कि कुत्ते ने अदरक खा ली इस वजह से अदरक जो है वो औषधि हो गई। औषधि औषधि रहती है, कुत्ता उसको खाए ना खाए। कुत्ते घी नहीं पीते तो हम ये कहना शुरू कर दे कि घी बहुत गलत चीज है। 2,000 रुपए किलो तो भारत में बिक रहा है, पाकिस्तान में तो घी होगा 10,000 रुपए किलो। फिर को आप कुछ नहीं औषधि बताना बोल रहे हो बाबा। एडवोकेट साहब, औषधि पूछ तो लो उसको, औषधि समझ में आती है? ये आपकी बात नहीं समझेगा, ये पाकिस्तानी भाई पंजाब का है, ये मेरी बात औषधि पूछो। अच्छा अच्छा रुक एआई जाओ, भाई, पूछ रहा हूँ औषधि क्या होती है भाई, एआई भाई? औषधि क्या होती है? तेरे से बात की, तू चुप कर। तू अपने औषधि साथ क्या पूरी होती है डिफेंस देव? बता। खुद तू अपनी उथे चुप रहे। नंबरदार, ओ हाँ बात यूं बता, सुन, तेरे ते एक बात जो पूछ जाओ वो नहीं बताई जाती तेरे ते, तेरे यूं पूछने लग रहा है औषधि क्या है? औषधि बता क्या होती है? औषधि अरे क्या तू होती चुप है रहे तेरे यार, को? भाई भाई तू चुप रहे, भाई बता औषधि क्या होती है? मैं भाई पे भरोसा करता हूँ, भाई को पता होगा औषधि क्या होती है। बता दे भाई औषधि मेरी क्या होती बात है, सुनो, मेरी बता बात दे सुनो। औषधि। मैंने तुमसे अरे औषधि बता दे क्या होती है। क्या तेरे को औषधि भी नहीं पता सच्ची में क्या होती है? यार, जो औषधि छोड़ कर राम का अच्छाई बता। मैं तुम्हें सब कुछ अरे बताऊंगा, तेरे को उसका पूरा औषधि रेफर पता है, दूंगा जब मैं तेरे फिर। को औषधि नहीं पता, तू एक बात पता क्या कह रहा है? अच्छा ठीक है, मैं तेरे को राम एक डिबेट समझाऊंगा, करवा, सुन ले। एक मैं डिबेट ठीक करनी है, हो, मैं तेरे को राम समझाता हूँ, एक डिबेट बार करनी है चुप हो, तूने, एक बार डिबेट चुप हो, करनी है। चुप हो। हाँ मैं तेरे को राम समझा रहा हूँ, चुप हो, ठीक है, चुप हो गए मेरे भाई। मैं रॉकेट साइंस में जो जो रिलेटिविटी का प्रिंसिपल ऑफ टाइम एंड रिलेटिविटी है, वो उस आदमी को तो समझा सकता हूं जिसको फिजिक्स पता है। जिस आदमी को एबीसीडी ही नहीं आती, काका गागा ही नहीं आती, उसको कैसे मैं रॉकेटरी पढ़ा दूं भाई? तेरे को भाई पता डिबेट औषधि कब का नहीं, और तेरी, जानने तू चल डिबेट पड़ा कब राम। तेरी। अब तू पता है क्या कह रहा है? तेरे को चलानी तो लुन्ना नहीं आती, और तू कह रहा है कि मैं तो सीधा बैठकर स्पेस एक्स का रॉकेट चलाऊंगा। भाई तू रॉकेट नहीं चला सकता, क्योंकि तेरे को पहले लुन्ना सीखनी पड़ेगी। पहले तू औषधि समझ मेरे से, फिर तेरे को राम। राम मेरे दादा थे, मैं लोहान हूं। लोहान का मतलब पता है? और जिसने लाहौर, जिसको एक टाइम पर लाहौर कहते थे, वो हमने बसाया था ब्रदर। वो थे हम, वो थे राम, वो थे राम। जिस राम ने परसागढ़ी हरियाणा बसा दिया थे, वो थे राम। वो थे राम जिसने पंजशीर नदी निकाल दी थी ब्रदर, वो थे राम। वो थे राम जिसने ईरान के अंदर जाके माता करुण नदी निकाल दी थी, वो थे राम। वो थे राम मैं जिसने भाई मानता जेरूसलम हूँ, में भाई जाके मैं मानता राम हूँ, लल्ला। मैं अबे मान सुन ले देवता, क्यों मेरे मतलब भीतर तक खून आ जाएगा? समझ नहीं तेरे को सारी बात है, सुननी तेरे को एक भी नहीं है। वो राम लल्ला बनाने वाले जो थे वो थे राम। राम एक विचारधारा का नाम था, जिस विचारधारा ने राम राज स्थापित किया था, जिस राम राज में किसी को भी अपनी बेटी को मुजरा नहीं करवाना पड़ता था, जिस राम राज में किसी को भूखा नहीं मरना पड़ता था, जिस राम राज में पूरी दुनिया के अंदर ये जो विचारधाराओं के झगड़े हैं ये खत्म हो चुके थे, जिस राम राज के अंदर हमने ऐसी टेक्नोलॉजी बना ली थी, जिस टेक्नोलॉजी के ऊपर बैठ के हम द थ्रेड ऑफ द टाइम वेरी मच, जो हमारी बेसिक फिजिक्स है उसको टीयर पार्ट कर पाते थे ब्रदर, वो थे राम। कभी भाई जाना बलूचिस्तान में? अब बात कर सुन सकता ले हूँ मैं। मेरे देवता, सुन ले, अब तेरे को राम समझा रहा हूं। अब तू चाहता है 2 लाइन में तेरे को राम भी समझा दूं? राम को समझने के मैं लिए पता है तेरे को भाई, तू कितने? जो अब सवाल सुन कर ले रहा था, यार, सुन ले, सुन ले, सुन ले। तेरी वजह से 1 घंटे से बड़ा कोई प्रोग्राम नहीं करता मैं, तेरी वजह से तेरे को राम समझाने के लिए कर रहा हूं।
जिन दिनों में लोगों के पास पीने के लिए पानी नहीं होते थे, वो थे राम। जिस राम ने वहां पर आर्टिफिशियल रेन करवानी शुरू करवा दी थी, वो थे राम प्रभु। जिस आदमी ने समाज के लिए, देश के लिए, राष्ट्र के लिए और लोगों के लिए अपने घर का त्याग कर दिया था, वो थे राम। वरना तेरे अपने पाकिस्तान के अंदर शरीफ परिवार को देख, अपने घर का त्याग करना कितनी बड़ी बात होती है। वो थे राम। जिस राम ने अपनी मां के वचन के ऊपर 14 साल का 14 साल का वनवास ले लिया था, वो थे राम। वो थे राम जिसने अयोध्या की सेना को रावण के साथ लड़ाई होने के बावजूद भी एक बार भी नहीं बुलाया, और जिसने कहा कि मैं अपने दम पे लड़ाई लड़ूंगा, मैं पूरी दुनिया के सामने, अपने खुद के बाप के सामने जाकर भी ये नहीं कहूंगा कि चलो और सीता को छुड़वा लाओ। वो थे प्रभु राम। अरे मेरे भाई, वो थे प्रभु राम जिन्होंने भैरव स्तोत्रम के अंदर लिखा हुआ भैरव व्यवस्था को पूरी की पूरी दुनिया में स्थापित कर दिया था। वो थे राम। वो थे राम जिसने इजिप्ट के अंदर जाके पिरामिडों की रचना करवा दी थी, और आज भी राम का नाम जो है वो इजिप्ट की दीवारों पे खुदा हुआ है। वो थे मेरे प्रभु राम। वो थे राम जिसने लैटिन अमेरिका में जाके माका पीचू की जो जितने बड़े बड़े हमारे स्ट्रक्चर्स है, वो माका पीचू के स्ट्रक्चर्स क्रिएट करवा दिए थे। वो थे राम। वो थे राम जिसने मायंस के मंदिर बनवा दिए थे। वो थे राम। वो थे राम जिसने कंबोडिया पे, यार सुन ले या तो पूरा करने दिया कर, या चालू मत किए कर। ये शीघ्र पतन की बीमारी तुम सारे ही पाकिस्तानियों को है क्या? अब तुम्हें ये भी नहीं पता होगा शीघ्र पतन क्या होता है? इसको एडवोकेट भाई ये भी पूछ लो, शीघ्र पतन भी नहीं पता इसको। इसको शीघ्र पतन भी नहीं पता। भाई सुन ले, अब तो शीघ्र पतन बताते क्या होता है। ये तेरी बेइज्जती कर रहा है तो हम बार बार, ये हम तेरी बेइज्जती कर रहा है तो शीघ्र पतन बताते क्या होता है। सिर्फ अरे तो शीघ्र पतन बता दे। अरे शीघ्र पतन बता दे आज के लिए शीघ्र, क्योंकि अग्नि इस वजह से, अच्छा मैं बताता हूँ ब्रदर, अच्छा भाई का एक जेन्युइन सवाल है। अच्छा मैं बता रहा हूँ, सुन ले। अरे सुन ले, तेरे को क्या लगता है सारे के सारे आदमी तेरी इतनी कम IQ के हैं क्या? मेरे को तो 2 शब्द भी बोल देगा तो मैं समझ जाऊंगा तेरा सवाल क्या है ब्रदर, और मैं तेरा जवाब दूंगा। तूने कहा कि राम जो माता सीता थी, दादी सीता थी, हमारी दादी सीता की अग्नि परीक्षा क्यों हुई? ये भाई का सवाल है, बड़ा जेन्युइन सवाल है। अच्छा ब्रदर, हमारे यहाँ समझ गया, चुप रह जा, चुप है, चुप, समझ लो गया ये बात, मैं बता रहा हूं ना तेरे को। कितना अच्छा लग रहा है ना, अब चुप बैठा हुआ तू। ठीक है, अब बताता हूं मैं तेरे को, ठीक है। सीता माता ने अग्नि परीक्षा क्यों दी थी ब्रदर? हमारे यहाँ पर है ना, आग हमें कभी जला नहीं पाई। इसका दूसरा उदाहरण जो है आपको मिलेगा हिरण्याकश्यप के टाइम पे, जब प्रहलाद हमारे हुए तो हमारे यहाँ पे वो टेक्नोलॉजी थी, और आज भी वो टेक्नोलॉजी है। जब स्पेस एक्स का जो रॉकेट है वो ऊपर से नीचे आता है तो वहां पे बहुत बड़ा टेम्परेचर क्रिएट होता है, लेकिन वहां पे सिरेमिक टेक्नोलॉजी लगाई गई है, जो सिरेमिक टेक्नोलॉजी आग का टेम्परेचर रोक लेती है। और जो सनातन धर्म है, जो हिंदू धर्म है, उसके पास विज्ञान सदा से रहा है। उस विज्ञान में आग हमें जला नहीं पाती थी। ये देखने के लिए कि क्या ये सीता वही सीता है, तो सीता से बोला गया था कि अगर तू वही सीता, क्योंकि हमारी जेनेटिक्स भी बहुत इवॉल्व थी और हम नकली सीता भी बना सकते थे, क्योंकि रावण बहुत बड़ा वैज्ञानिक था। तो उसने कहा था राम प्रभु ने कि अगर तू वही सीता है तो तेरे को आग से बचने के कपड़े बनाने आते होंगे, तेरे को वो टेक्नोलॉजी का पता होगा जो तेरे को आग में जलने नहीं देगी। तो अगर तू वही सीता है और तू कोई DNA मॉडिफाइड करके बनाया गया बायोमास रिलेटेड रोबोट नहीं है, तो तू आग में से निकल के दिखा। अगर तू सीता वही होगी तो तेरे को वो टेक्नोलॉजी पता होगी। राजा दशरथ जो उसके पिता थे, राजा दशरथ का और अष्टावक्र का संवाद पढ़ना, आपको पता लगेगा कि कितना उन्नत विज्ञान था उस टाइम पे। तो सीता माता ने इस वजह से अग्नि परीक्षा दी थी ताकि ये प्रूव हो सके कि वो बायोमास से बनी हुई ओरिजिनल सीता ही है। रावण जो कि एक महान वैज्ञानिक था, उसने जेनेटिकली इंजीनियर्ड प्रोडक्ट नहीं बनाया है। तेरी बारी ब्रदर। भैया आपकी बात मुकम्मल होगी। अग्नि के बाद उसको क्यों नहीं रखा अपने पास, ये भी जवाब दे दे। हाँ ठीक है भाई, पहले तो तुम सुननी हो ना, तुम सुनते ही सुनते हो। अग्नि परीक्षा के बाद जब पता लगा दादा राम को कि भाई ये सीता माता जो है वो बायोमास की ही सीता माता है, और इन्हें वो सारी बातें पता है, तो वो अपने घर लेकर आए सीता माता को। यहाँ पर दिवाली मनाई जाती है, उस दिवाली में घर आई सीता माता। आप आज भी अयोध्या जाएंगे तो अयोध्या में अलग से सीता महल है। सीता माता को कब भेजा गया खुद से दूर?
जब मेरे दादा लव और कुश वो गर्भ में थे, तो वहां पर राजधानी का जो वातावरण है, राजधानी का वातावरण इतना अच्छा वातावरण, मतलब राजधानी से अच्छा वातावरण महर्षि वाल्मीकि के आश्रम का वातावरण था। तो किसी ने भी, यार अगर तेरे पास अच्छे खासे पैसे हो, तो क्या तू अपने बच्चों को ऐसी जगह भेजना नहीं चाहेगा जहां पर वो और ज्यादा अच्छी तरह से पल सके और अच्छी तरह से सीख सके, जहां का वातावरण इतना शुद्ध था। महर्षि वाल्मीकि जो थे, उनका जो आश्रम था वो इतना शुद्ध आश्रम था ब्रदर, कि वहां पर ऑक्सीजन का लेवल जो था, ऑक्सीजन के लेवल के साथ साथ में वहां पे जो तरंगे थी ना, हम सारे के सारे व्हाट वी आर अ कंडेंस फॉर्म ऑफ एनर्जी, और हम सारे के सारे साउंड वेव्स की ही एनर्जी है। उन मंत्रों को पढ़ के ऐसी साउंड एनर्जी क्रिएट होती थी वहां पर, जो साउंड एनर्जीज राजभवन में नहीं हो सकती पैदा। इसी वजह से, ताकि बच्चे अच्छा पढ़ ले। क्या आज हम अपने बच्चों को हॉस्टल नहीं भेजते? क्या आज हम अपने आप, सुन ले, बंद कर दोबारा, बंद कर इसको। हाँ, आज हम अपने बच्चों को नहीं भेजते ब्रदर हॉस्टल। क्या आज उनकी माएं नहीं जाती ब्रदर उनके साथ हॉस्टल? और उस टाइम पे यहाँ पे गुरुकुल परंपराएं थी, जिन गुरुकुल परंपराओं में बच्चा है ना पेट के अंदर ही सीखने लग जाता है ब्रदर। जब बच्चा 3 महीने का होता है, और ये तो अरीशा जो है वो खुद MBBS डॉक्टर है इस चीज की, तो हामी अरीशा भी भरेगी कि उसकी जो बहुत ज्ञान सीखने है की वैसे। क्षमता है। अबे सुन ले देवता, इसको बंद कर। अरीशा भी इस चीज की हामी भरेगी कि भाई जो बच्चा है वो 3 महीने की उम्र में ऐसा हो जाता है कि वो एक्टिव हो जाता है, और उसके फ्लेक्सिस जो है वो रिस्पॉन्स देना शुरू कर देते हैं। तो इसी वजह से, ताकि जो राजा लव थे और जो कुश थे, राजा लव को उसके बाद में जो अखंड भारत था, उसके अंदर आज का ईरान, आज का हजारा जाट, आज का मध्य प्रदेश, आज का सप्त सिंधु, ये सारा इलाका हमारा आता था। तो वो राजा लव को दिया गया था, और नीचे के जो हमारे प्रदेश हैं, वो नीचे के प्रदेश राजा कुश को दिए गए थे ब्रदर। इस वजह से एक राजा ने अपना धर्म निभाने के लिए अपनी बीवी को आश्रम में भिजवा दिया, ताकि उसके आने वाले जो बच्चे थे, वो बच्चे और ज्यादा प्रकांड पैदा हो सके। हाँ ब्रदर, बोल। भाई मेरी बात सुनो, मेरी एक पूरी बात सुनिए। राम वही था, कहता था मैं सीता के बगैर रह नहीं सकता, जंगलों में भटकता था। तो हनुमान को कहता था मुझे सीता ला दो, सीता ला दो। जब वो सीता अग्नि दी, तो बाद में उसको निकाला क्यों राम ने? उसका रेफरेंस मुझे चाहिए, ज्ञान नहीं आपका चाहिए। सीता को ठीक है, रखा अब क्यों नहीं फिर से अपने बंद पास? कर, बंद कर, बंद 11 कर। महीने रावण क्वेश्चन का था रिपीट अपने नहीं पास। करेगा। टाइम की वैल्यू, क्वेश्चन रिपीट नहीं करेगा। मैं गधा नहीं हूं यहाँ पे जो बैठा हूं, मैं एक सवाल को 2 ही शब्दों में समझ लेता हूं। पहली बात तो ये है कि सीता को कभी निकाला नहीं गया था, ये रेफरेंस ठीक कर ले। दूसरा रेफरेंस तेरा है कि रामायण के किसी भी प्रसंग के अंदर, रामायण 16 तरह से लिखी गई है, लेकिन किसी भी प्रसंग में ये नहीं है कि राम प्रभु जो थे वो मारे मारे फिर रहे थे। राम प्रभु को पता था क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है। और जो दादा था, दादा इस वजह से गया था कि एक इतने बड़े पंडित ने, एक इतने बड़े विद्वान ने, यार एक इतनी ऐसी चीज क्यों करी कि जिसके बारे में सोच भी नहीं सकते हम। ऐसी चीज क्यों कर दी उस आदमी ने? और वो जब गए थे, जब अपने अंतिम सांसों पर थे, लंकाधीश जो थे, लंकापति रावण जो थे, लंकापति रावण जब अपने अंतिम सांसों पर थे, उनसे पूछा गया था, और उन्होंने ये बात खुद मानी थी ब्रदर। भैया आपकी बात हे होगी, मैं बात कर लंकाधीश, सकता हूँ अभी? अरे यार, या तो तू बोल सकता है या मैं बोल सकता हूँ, दोनों इकट्ठे नहीं बोल सकते। और तेरे को पिछले 1 घंटे में यही समझ में नहीं आया। चलो मैं म्यूट कर लेता हूँ, और ज्ञान पे लो, कुछ नहीं, मैं सुन लेता हूँ आपका ज्ञान। तेरा जीवन है ना, तेरा जीवन का उद्धार हो रहा है आज जो तू बातें सुन रहा है। ये बातें तेरे को है ना, बहुत बड़े सदकर्म थे तेरे, पता नहीं कौन से जन्म के कर्म जो है वो फूट गए। बस भाई सुनता रहे, अब मैं सवाल का जवाब दे रहा हूँ, म्यूट कर। हाँ, म्यूट ही रखियो। तो जो मैं, मेरी और अरीशा की एक थोड़ी सी बात यार, ठीक है, हम मेरी और अरीशा की एक दिन बात चल रही थी, ऐसे हम प्रोग्राम ही कर रहे थे। अरीशा तेरे को याद है, मैं कह रहा था अरीशा अगर मैं पाकिस्तान में आ जाऊं तो क्या हो? तेरे को याद है वो बात? मैं कह रहा था भाई सारे है। भाई पाकिस्तान इंडिया छोड़, बात कर। अरे सुन ले, और किसी को भी बोलने दे, तेरा चैनल नहीं है, जिसका चैनल है उसको भी बोल लेने दे। हाँ अरीशा, कि तेरे को याद है वो बात? हाँ, अगर आप आ जाए तो फिर आप क्या करेंगे? क्या था, आपने क्या कहा था उस टाइम पे? मैं और एके थे तेरे साथ में, मैं और एके उस दिन कह रहे थे
हम पहले तो पूरे के पूरे पंजाब के चारों तरफ है ना 30-30 मीटर ऊंची और 33,000 केवीए इलेक्ट्रिक करंट की दीवारें निकाल देंगे। फिर बलूचिस्तान हमारे साथ है ही, सिंध हमारे साथ है ही, खैबर पख्तूनख्वा हमारे साथ है ही। ये तो हरियाणा की ही धरती है और ये हरियाणा की धरती को तो ये तो हमारे ही लोग हैं, ठीक है। ये तो सारे बोलते भी दारी हैं, हरियाणवी ही बोलते हैं। इन सबको हम ले लेंगे, फिर लड़की लड़कियों को तो आने देंगे। बाकी अपना जड़ा पंजाब ते हरियाणा का पानी का मसला वो अरे बाद च सुलझाना। सुन ले यार, तू चुप भी रह जाएगा, इसको हमको यार बोल लेने दे, औरों को मेरे को तो इज्जत होगी। हाँ वो हम बोल भाई, मेरी तो कोई इज्जत ही नहीं हाँ करी नहीं। मैं सोच रहा हूँ मैं निकल जाऊँ। नहीं भाई बोल भाई, बोल भाई, बोल भाई। मैं क्या हरियाणा वाले जाके ना, इसको पंजाबी में बोल रहा हूँ, आप तो समझ जाओगे दोनों। मैं क्या मेरे एआई मेरे प्यारे ब्रदर ते ना उत्थे जाके ना हरियाणा वाले ਤੁਹਾਡਾ खैबर पख्तूनख्वा बलोचिस्तान वगैरह सब कुछ वो अपने अंडर कर लेंगे। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ अरे एआई तेरे को मौका देंगे, ओहम तेरे को मौका देंगे बोलने का, पहले ओहम की बात खत्म होने दे, फिर तेरा मौका है। ओहम बात पूरी कर। ये जब भी करता पाकिस्तान इंडिया करता तेरा मौका आएगा, तेरे को बात रखने का पूरा मौका देंगे। म्यूट रख, ओहम बोल। मैं तो बोला ही नहीं अभी तक यार, मेरे तो खामोश करके म्यूट लगा के बैठा था। हमारे एडवोकेट साहब बोल रहे हैं, अरीशा बहन। हाँ बोल रहा हूँ। मैंने कहा हमारी एमबीबीएस बहन बोल रही है, एडवोकेट साहब बोल रहे हैं, तो मैंने बोला मेरे को बोलने की क्या जरूरत है, वही कर लेंगे। पर मेरे को पता है, मैं एडवोकेट साहब को आते यही बोल रहा था कि जो आपका ज्ञान है, जो आपकी पढ़ाई लिखाई है, उसके काबिल ये नहीं है, ये इस लेवल का नहीं है। इसने यही बोलना है सीता राम ये अरे तेरी बारी आएगी, रुक तो जाया कर मलंग। जब कह दिया इसकी बात पूरी होने दे, फिर तेरे से बुलवाएंगे। मैं सिर्फ 30 सेकंड बोलूंगा। मैं एआई भाई 30 सेकंड बोलूंगा, उसके बाद आप एडवोकेट साहब से और अरीशा बहन से बात कीजिएगा। मैं सिर्फ इतना बोल रहा हूँ कि देख, हाँ बस इतनी सी सिर्फ बात बोल रहा हूँ कि मेरा जो मानना है, एडवोकेट साहब का अलग मानना हो सकता है और अरीशा बहन का अलग मानना हो सकता है, सबकी थिंकिंग अलग है। मेरी थिंकिंग ये है कि भाई आपकी नजर में तो सब गलत है, आपके अल्लाह सुब्हाना तआला के नजर में सब दीन एक ही है, इस्लाम। तो आप है ना सफवान की और हजरत आयशा के बारे में बताइए, वो किस्सा क्या था, वो मेरे को सुनना है यार, वो आपके मुंह से सुनना है मैंने। वो हुआ क्या था कि सबने इल्जाम लगा दिया था, वो मेरे को बताइए बस। ठीक है भाई, ओहम भाई आपकी बात पूरी होगी जी। ठीक है भाई, म्यूट कर ले भाई। हाँ भाई एआई खोल ले और सारे दरवाजे खोल दियो, सारी फाटक खोल दियो, तेरे को पूरा मौका है, फिर किसी के बीच में मत बोलियो। योर टाइम विल स्टार्ट नाउ। बोल अबे। अरे देवता, अब तू बोल लेगा नहीं यार। ये तू मेरे हरियाणा के अड़ोस पड़ोस से होता मेरे भाई, तेरे को भट्टे में चिनवा देता मैं। अरे यार अरीशा, बहुत टाइम हो गया, ठीक है। बात तो 10 बजे हम ये बोल लेगा नहीं आज का शो। तेरा अब ये बोलेगा नहीं भाई। चलिए यार, आप सबने इतने लंबे वक्त तक हमारा साथ दिया, इतने लंबे वक्त तक हमें देखा, और भटके हुए भाई भी हमारे ही भाई हैं। और महादेव पिताश्री जो है वो कहते हैं, अब मत बोल जाइए कुछ भी। हाँ, महादेव पिताश्री कहते हैं कि हर आदमी जो है वो हमारा ही आदमी है, और हर हरियाणा की धरती पर, हरियाणा यानी कि हिमालय पर्वत से जितनी भी नदियां निकली हैं, उन नदियों के पानी को पीने वाला हर आदमी हरियाणा का आदमी है। हर आदमी जो है, हर बेटी जो है वो महादेव शिव की पुत्री है, महादेव शिव के पुत्र हैं। ये एआई भी महादेव शिव का पुत्र है, अभी दिग्भ्रमित है, इसको भ्रम ठीक करवा। अरे सुन ले, तेरी बारी जब थी 5 बार तेरे को बुलाया गया था भाई, मैंने उस टाइम पे तू आया नहीं। अब सुन ले, अब खत्म कर रहे हैं, इतना टाइम नहीं है। ठीक है, तो आप सबने हमें इतने लंबे वक्त तक सुना, और आप सबका बहुत बहुत आभार है मेरे भाइयों। और इसके अलावा दैनिक अंगारा पर भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, और दैनिक अंगारा पर भी समसामयिक जितने भी विषय हैं वो रखे जाते हैं, और बहुत महत्वपूर्ण विषय वहां पर रखे जाते हैं। आपने इतने लंबे वक्त तक हमें सुना, और आगे का अरीशा आपका धन्यवाद करना चाहेगी, खैर मकदम करना चाहेगी, तो ओवर टू अरीशा।
जी, जी, बहुत अच्छा लगा सबसे जुड़ के और आई होप आप लोगों को बड़ा एंटरटेनमेंट भी मिला होगा और इंटरेस्टिंग लगा होगा, जानकारी मिली होगी इनके हवाले से, मुगलों के हवाले से। तो जी बने रहिएगा, दोबारा भी मैं लाइव स्ट्रीम रखूंगी, फिर कोई नया टॉपिक हम ढूंढेंगे और हम बात करेंगे इस्लाम से मुताल्लिक और जो मुसलमानों ने आके जो मुजालिम किए हमारे खत्ते पर, उसके हवाले से हम दोबारा भी टॉपिक रखेंगे। और तब तक सबका बहुत शुक्रिया और सबको जी नमस्कार और अभी हम बस एंड करते हैं। थैंक यू सो मच सबका ज्वाइन करने।